मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन डिज़ाइन इंस्टाग्राम। देखिए, जब भी आपसे इंटरव्यू में कोई सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी कर लो शुरू में ही, क्योंकि इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे फीचर्स हैं और 45 मिनट्स या 1 आवर में आप सब कुछ डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्ट में क्लियर कर लो कि इंटरव्यूअर आपसे क्या डिज़ाइन करवाना चाहता है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने डिज़ाइन में प्रोसीड करो। जैसे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टाग्राम की फीड के बारे में, जो आपकी यूज़र फीड आती है। जैसे आप जिन सब लोगों को फॉलो करते हो उन सब के आपको पोस्ट दिखते हैं, जो आपका यूज़र फीड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 होता है हमेशा आपका क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स। अब जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और दूसरी होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब हम इंस्टाग्राम फीड के केस में सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहली आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है यूज़र फीड में कि यूज़र को जो भी लोगों को वो फॉलो करता है उनके पोस्ट दिखेंगे। अब जो पोस्ट है उसमें इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। उसके अलावा हर एक पोस्ट पे आप लाइक्स और कमेंट्स की सपोर्ट दोगे और हमें इनफाइनाइट स्क्रॉल रखना है यूजिंग पेजिनेशन, क्योंकि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम जब आप स्क्रॉल करते जाते हो कभी भी वो रुकता नहीं है। आप जैसे जैसे नीचे जाते हो आपको पुराने पोस्ट दिखते रहते हैं। अब जब पोस्ट आपको दिखेंगे या तो वो टाइम बेस्ड दिखेंगे या फिर कोई रैंकिंग का ऑर्डर रखा होगा, कुछ प्रायोरिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो दिखेंगे। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है इंटरव्यू में, यहाँ पे हम यूज़र फीड पे फोकस कर रहे हैं, तो बाकी जैसे फीचर्स हैं, मान लो मैसेजिंग हो गया या रील्स हो गई, स्टोरीज हो गई, इन सब चीज़ों पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे। अगर आप ये सब का लॉजिक भी समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, मैं इन पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे आपके पास यूज़र फीड आती है उस पर। अब अगर बात करें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें है कि आपको सबसे पहला लो लेटेंसी होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपकी जो यूज़र फीड है वो बहुत ही स्पीड से क्विकली लोड हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंस्टाग्राम खोला और आपका लोड होने में ही बहुत सारा टाइम लग गया, क्योंकि इतनी देर में आपका जो कस्टमर है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जैसे ही उसने खोली आपकी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, वैसे ही आपको यूज़र फीड दिख जाना चाहिए, जो कि काफ़ी फास्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि लोग रात को 2 बजे भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और क्योंकि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है तो डिफरेंट टाइम जोन्स के कारण आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन खोली और वो चल नहीं रही। आपने देखा होगा कि कई बार जब इंस्टाग्राम डाउन होती है तो वो एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है। तो इसलिए आपको ये ट्राई करना है कि आपकी एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल रहे। अब जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो है स्केल के रिलेटेड। आपने देखा ही होगा कि इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा यूज़र्स यूज़ करते हैं, 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो आपको रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग ही रखने हैं कि वो उस स्केल को हैंडल कर पाएँ। अब जब हम स्पीड, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑफकोर्स जो आपकी कंसिस्टेंसी है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो इस केस में आपका इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चल जाएगी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर किसी एक पोस्ट पे 1000 की जगह अगर आपने 995 लाइक्स दिखा दिए तो भी चल जाएगा, इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। या फिर मान लो किसी यूज़र ने पोस्ट किया और जो उसे फॉलो करता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे उसे वो दिखना चाहिए, थोड़े टाइम बाद भी दिख जाए तो भी चल जाएगा, जिसका मतलब है कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चल जाएगी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मेजर हमारी जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, क्योंकि आपका जो अगर हाई लेवल डिज़ाइन का क्वेश्चन होता है आपको हाई लेवल पे कंपोनेंट्स बताने पड़ते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे इस सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट सर्विसेज बताई हैं, क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे हर एक स्पेसिफिक काम के लिए आपकी एक अलग से सर्विस है, जिसके कारण काफ़ी डीकपलिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मोनोलिथिक नहीं, माइक्रो सर्विस लेवल पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हर एक कॉम्पोनेंट को हम डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन ओवरव्यू में ये आपके कॉम्पोनेंट्स है। अब यूजर सर्विस में आपकी यूजर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जैसे प्रोफाइल डिटेल्स हो गई, या फिर लॉगिन, साइन अप रिलेटेड, या फिर वो किसे किसे फॉलो करता है, या फिर उसके फॉलोअर्स कौन कौन है, ये सारी चीजें आपकी यूजर सर्विस का पार्ट होंगी। फिर दूसरी सर्विस जो है हमारी वो है पोस्ट सर्विस। इसमें आ जाएगा कि आपने क्या क्या पोस्ट किए हैं, जैसे आपकी इमेजेस, वीडियोस, टाइम स्टैम्प, टेक्स्ट,
ये सारी चीज़ें आपका पोस्ट सर्विस का पार्ट हो जाएंगी। अब जो थर्ड सर्विस होगी वो होगी आपकी फीड सर्विस, यानी कि जो आपका यूज़र फीड दिख रहा है उसको कैसे जनरेट करना है, क्या लॉजिक उस पर लगेगा, वो सारा आपका इस फीड सर्विस में आ जाएगा। अब उसके बाद होगी आपकी एक लाइक और कमेंट सर्विस। इसका मतलब है कि किसी भी पोस्ट पे जब कोई लाइक होगा या कमेंट होगा वो सब हैंडल करेगी ये पर्टिकुलर सर्विस। एक और सर्विस जो होगी वो होगी नोटिफिकेशन सर्विस। जैसे जब भी किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया या किसी ने आपको फॉलो किया, उन सब की आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, तो वो ये सर्विस हैंडल करेगी। अब इन सर्विसेज के अलावा बाकी भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे CDN है, तो CDN आपको हेल्प करेगी जो भी आपकी स्टैटिक डेटा है, जैसे कोई भी स्टैटिक फोटोज या फिर वीडियोस, तो ये वर्ल्ड वाइड आपको क्विकली उनको फेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक और जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगी आपकी कैशिंग लेयर, क्योंकि आपको जो है रिस्पॉन्स काफ़ी क्विकली चाहिए, तो इसलिए आपको कैशिंग का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको अलग अलग जगहों पे कैशिंग लगानी पड़ेगी ताकि हर बार जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको DB के पास नहीं जाना पड़े, कैश लेयर से ही आपको डेटा मिल जाए ताकि आप क्विकली जो है अपनी यूज़र फीड दिखा पाओ। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो हमें लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स होंगे, रेप्लिकेशन होगा, तो इसलिए आपको लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब हम सर्वर्स की बात करते हैं तो हमें डेटाबेस भी चाहिए होगा जहाँ से हमारा सारा डेटा निकल के आएगा। तो ये है हमारे बेसिक हाई लेवल कंपोनेंट्स जो हम हमारी इंस्टाग्राम यूज़र फीड में यूज़ करेंगे। इन सभी को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। अब इन सबको एक एक करके डिटेल में समझने से पहले मैं आपको जो है यूज़र फीड की जनरेशन की स्ट्रैटेजीज पे फोकस करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ की टर्म्स में। मैंने काफ़ी बार इंटरव्यूज़ दिए हैं और उसमें मुझसे यूज़र फीड जनरेशन पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ट्विटर की यूज़र फीड जनरेट करनी है या इंस्टाग्राम या फेसबुक की। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ है ये दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इस क्वेश्चन में, और इंटरव्यूअर का फोकस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर वाले कंपोनेंट्स को डिटेल में समझने से पहले हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एज अ यूज़र इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन की। अब मान लो कि आप कुछ लोगों को फॉलो करते हो, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो आपके पास तरीका ये हो सकता है कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन ओपन की वो चेक करेगा कि आप किन सब लोगों को फॉलो करते हो, और फिर उन सब लोगों के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोस्ट है वो फेच करके लाएगा DB में से। ये सारे पोस्ट एक एक करके लेके आएगा और फिर आपकी इस इंस्टाग्राम यूज़र फीड में उन्हें शो कर देगा। ये तो हो गया बेसिक लॉजिक जिसके थ्रू आप इसे कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका पुल बेस्ड मॉडल हो गया। पुल बेस्ड मॉडल कैसे, कि जैसे आपने इंस्टाग्राम ओपन की तो ये डेटा पुल करके लेके आएगा अपने सारे फॉलोअर्स से, कि जिन जिन को आप फॉलो करते हो उनमें से उनकी पोस्ट लेकर आओ और मेरी यूज़र फीड में दिखा दो। तो ये पुल बेस्ड मॉडल है जो कि यहाँ पे मेंशन किया है कि जब भी यूज़र ओपन करेगा एप्लीकेशन, फेच करके लाओ लेटेस्ट पोस्ट फ्रॉम द पीपल यू फॉलो, ठीक है। ये एक तरह से आप ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ चीज़ भी सोच सकते हो, कि अगर आप नॉर्मली सोचो तो आप इस तरह से ही सोचोगे कि जैसे मैंने खोला तो मैं देखूंगा कि मैं किन किन सब लोगों को फॉलो करता हूँ और उन सब लोगों का पोस्ट मैं लेके आ जाऊँगा, मतलब पुल कर लूँगा डेटा और मैं यूज़र फीड में दिखा दूँगा। सिंपल सा लॉजिक है, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही स्लो है। जी हाँ, सिंपल है लेकिन बहुत स्लो है, क्योंकि हर एक बार जब आप खोलोगे तो हो सकता है आप मान लो कि 500 लोगों को फॉलो करते हो। अब हर एक इंसान को जिसको आप फॉलो करते हो उनके आप पोस्ट लेके आओगे, तो ये काफ़ी स्लो हो सकता है प्रोसेस। जबकि हमने बात की थी कि हमारा इंस्टाग्राम का जो यूज़र फीड है वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र ने इंस्टाग्राम खोला और वो लोड होने में इतना टाइम ले गया कि आप बोर हो गए, आपने बंद कर दी एप्लीकेशन ही, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास आता है दूसरा मॉडल जो कि है पुश मॉडल। पुश मॉडल क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये यूज़र इन सब लोगों को फॉलो करता है, ठीक है। तो जैसे ही इनमें से किसी ने मान लो पोस्ट डाला, अब जैसे इस बंदे ने, अब इसने पोस्ट डाला है और इसे ये भी पता है कि आप इसे फॉलो करते हो क्योंकि इसकी फॉलोअर्स की एक लिस्ट है, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, आपकी फीड में ये पहले ही पुश कर देगा कि जिस बंदे को आप फॉलो करते हो उसने एक नया पोस्ट डाला है। अभी आपने इंस्टाग्राम खोली नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने अपना एक पोस्ट डाला तो अब आपकी फीड में पहले ही पुश हो रखा है डेटा। तो जब आप ओपन करोगे एप्लीकेशन तो आपको वो सब फेच करके लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है। जैसे इस यूज़र ने पोस्ट किया तो उसने आपके
फीड पे पहले ही पुश कर दिया। ऐसे ही अगर मान लो इसने पोस्ट किया तो ये भी पुश कर देगा, आपकी फीड में पहले ही डेटा आ गया है, ठीक है ना। तो आपके पास लेटेस्ट पोस्ट पहले ही पड़े हैं। उसके बाद मान लो अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप इतनी देर में डीबी की रिक्वेस्ट मार सकते हो और थोड़े टाइम में वो सब आ जाएगा। इतना एक चल जाता है। जैसे ही यूज़र ने ओपन किया अगर उसको उसी टाइम पे सब कुछ दिख जाए तो कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो उस केस में ये पुश बेस्ड अप्रोच काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने लिखी है कि जैसे ही जिसको आप फॉलो करते हो उसने एक पोस्ट क्रिएट किया तो वो पुश कर देगा अपने जितने भी सारे फॉलोअर्स हैं उनकी फीड्स में। अब जैसे इस इंसान को मान लो 5 लोग फॉलो करते थे, एज अ सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं 5, जिसमें से आप एक हो, ठीक है। तो ये पांचों की फीड में अपना पोस्ट पुश कर देगा। एक आपको कर दिया, 4 बाकी लोगों की फीड पे भी कर दिया, ठीक है। अब आपकी टर्म्स में देखा जाए तो इस तरह से ये होगा कि जब आप ओपन करोगे तो आपके पास इसकी पोस्ट का डिटेल ऑलरेडी होंगे। इसी तरह से आप किसी और को फॉलो करते हो उसका भी डेटा आपके पास पहले ही होगा, क्योंकि वो भी जब भी पोस्ट करेगा आपकी फीड पे वो पुश कर देगा, ठीक है। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपका रिट्रीवल। जैसे ही आपने खोला आपके पास डेटा है, आप शो कर दो। अब इसमें हल्की सी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे इसने एक पोस्ट क्रिएट किया तो ये अपने सारे फॉलोअर्स को पुश कर रहा है, तो आपका जो राइट हैवी ऑपरेशन हो जाएगा कि जैसे ही उसने पोस्ट डाला उसने जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको एक भेज दिया कि अरे नया डेटा आ गया, नया डेटा आ गया, नया डेटा आ गया। तो वो सब आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो वो थोड़ा राइट हैवी हो गया लेकिन फास्ट, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि एक हमने ले लिया जो सिंपलर अप्रोच है लेकिन स्लो है, एक है कि थोड़ा अप्रोच हमने इम्प्रूव कर दिया, फास्ट हो गया लेकिन थोड़ा राइट हैवी हो गया। तो कौन सा यूज़ होता है? देखिए रियल सिस्टम में जो अब आप यूज़र फीड की बात करते हो तो हम हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करते हैं। हाइब्रिड क्यों? हाइब्रिड समझने से पहले हमें एक इसका नुकसान देखना पड़ेगा कि इसमें इतना क्या नुकसान हो रहा है। राइट हैवी है तो क्या हो गया, बताता हूँ क्या हो गया। अब हमने क्या कहा कि जैसे इसके 5 फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो जैसे इसने पोस्ट क्रिएट किया तो इसने पाँचों के यूज़र फीड में वो पुश कर दिया, ठीक है। अभी तक तो सिंपल लग रहा है। अब बात करते हैं विराट कोहली साहब की। मान लो विराट कोहली जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट किया, ठीक है। अब आप देख सकते हो इनके 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स। दोबारा बोल रहा हूँ, 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स। तो अब जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटी है विराट कोहली, उन्होंने पोस्ट किया कि हम IPL जीत गए या T20 वर्ल्ड कप जीत गए या फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, है ना। इस तरह की चीज़ें जब इन्होंने पोस्ट किया तो अगर हम ये पुश बेस्ड मॉडल लगा रहे हैं जिसमें आपको जितने भी लोग फॉलो करते हैं उन सबको आप पुश कर दोगे डेटा, ठीक है। तो इस केस में जब इन्होंने एक पोस्ट डाला तो 274 मिलियन लोगों को आप ये पुश कर रहे हो डेटा। 274 मिलियन से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप। देख रहे हो आप कितना हैवी हो गया है आपका ये ऑपरेशन। एक पोस्ट डाला लेकिन आपने ही अपना जो सिस्टम है वो बॉम्बार्ड कर दिया, अपना सिस्टम आपने खुद ही फोड़ दिया, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट आप डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। इसी तरह से मान लो मेसी हैं, मेसी के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, रोनाल्डो के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और न जाने कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब वो जब पोस्ट डालेंगे, वो एक पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इतनी सारी रिक्वेस्ट खुद से ही भेजी जा रहे हो, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो उस सारे केसेस में ये पुश मॉडल सही नहीं है, क्योंकि आप अपना सिस्टम खुद ही क्रैश कर दोगे, समझ रहे हो आप। तो इसलिए हमें हाइब्रिड अप्रोच को यूज़ करना होगा कि जैसे अगर कोई आपका नॉर्मल यूज़र है, ठीक है, जिसके मान लो जो आपके फॉलोअर्स हैं वो 10,000 से कम है, ठीक है। इस तरह से हमने एक एस्टिमेट ले लिया कि 10,000 फॉलोअर से कम है तो हम उसके लिए पुश बेस्ड मॉडल कर लेंगे ये वाला। क्योंकि उसको क्या होगा कि मान लो किसी के 100 फॉलोअर्स हैं तो मान लो उसने कोई पोस्ट डाला, है ना, तो हम क्या करेंगे 100 लोगों को फीड में वो पुश कर देंगे, जो कि इतना भी ज़्यादा हैवी नहीं है कि आपने 100 लोगों में ही तो ऐड किया। पर अगर कोई आपका सेलिब्रिटी है, ठीक है, जैसे विराट कोहली साहब हैं या मेसी हैं या कोई और भी सेलिब्रिटी है, आपका बॉलीवुड का हो गया, हॉलीवुड का हो गया, या कोई सिंगर है, कुछ भी ऐसे मान सकते हो जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पुल मॉडल यूज़ करेंगे। पुल मॉडल मतलब अब मान लो कोई एक बंदा है जैसे रोहन, ठीक है, वो विराट कोहली को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लॉजिक क्या करेगा, क्योंकि विराट कोहली के फॉलोअर्स इतने ज़्यादा थे तो जब विराट कोहली ने पोस्ट किया होगा तो रोहन की जो फीड है उसमें वो डेटा नहीं आया हुआ होगा। तो वो क्या करेगा इंस्टाग्राम का लॉजिक, वो विराट कोहली की प्रोफाइल से लेटेस्ट पोस्ट टच करके लाएगा पुल बेस्ड मॉडल से, ठीक है। तो अब रोहन के केस में क्या होगा, रोहन
कुछ कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करता होगा जिनके फॉलोअर्स 10,000 से कम है, ठीक है, ये मान लो ये कुछ लोग हैं 3। और रोहन एक ऐसे इंसान को फॉलो करता है जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जैसे विराट कोहली, ठीक है। तो विराट का यहाँ पे एक हो गया उनके पास जो सेलिब्रिटी है, और इनके पास मान लो A B C हम 3 ऐसे लोग लिख देते हैं जो कि सेलिब्रिटी नहीं है। तो क्या अप्रोच होगी, तो बेसिकली जब भी A B या C में से पोस्ट करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उनका पोस्ट पुश हो जाएगा रोहन की प्रोफाइल में, ठीक है। पर जब विराट कोहली पोस्ट करेंगे तो वो पुश नहीं होगा रोहन की प्रोफाइल में, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं और उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो लॉजिक क्या होगा कि जैसे ही इंस्टाग्राम खुली तो इनका डेटा आपके पास ऑलरेडी है, तो वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इंस्टाग्राम चेक करेगा कि रोहन कौन कौन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करता है, जैसे यहाँ पे विराट कोहली को करता है, तो उनकी प्रोफाइल में से लेटेस्ट पोस्ट फेच करके यहाँ पे दिखा देगा, जो कि हो गया पुल बेस्ड अप्रोच, है ना, जो हमने यहाँ पे देखी थी पुल मॉडल। और इनके लिए यूज़ होगा पुश मॉडल। तो ये बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच है। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 ग्रुप्स में, एक जिनके फॉलोअर्स कम हैं, जैसे 10,000 से कम फॉलोअर्स हैं, वो वाले उनके लिए हम यूज़ कर देंगे पुश बेस्ड, कि जैसे वो पोस्ट डालेंगे वो सारी अपडेट्स आपकी फीड में पहले ही आ जाएंगी। आपने अभी इंस्टाग्राम नहीं खोली हुई, उससे पहले ही आ गया आपके पास। और जो सेलिब्रिटी हैं, जो दूसरा ग्रुप है, उस केस में आप पुल करके डेटा लेके आओगे, है ना, समझ गए आप। अभी हम और डिटेल में सारा डिज़ाइन डिस्कस करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पर मोटा मोटा अप्रोच यही है, पुल बेस्ड मॉडल, पुश बेस्ड मॉडल, और आता है हमारे पास हाइब्रिड मॉडल, है ना। हम यूज़ करेंगे हाइब्रिड। जो आपके सेलिब्रिटी नहीं है, मतलब जिनके फॉलोअर्स कम है, उसमें आपका डेटा पुश करके आपके पास पहले ही आता रहेगा, आपकी यूज़र फीड में वो पुश करते रहेंगे जैसे जैसे वो पोस्ट करते हैं। जो सेलिब्रिटी हैं उसके केस में आपके पास डेटा डायरेक्टली नहीं आएगा, आप जब ओपन करोगे तो आप पुल करके डेटा उनका ले आओगे। हाँ, आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा डिले हो गया कि जो आपकी सेलिब्रिटी हैं उनकी पोस्ट लाने में, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा राइट ऑपरेशंस को कम कर रहा है, क्योंकि 274 मिलियन एक बार में ही अगर आप राइट रिक्वेस्ट मार देते एक पोस्ट पे, तो वो बहुत ही गलत हो जाता सिस्टम। आप खुद के ही सिस्टम को बहुत ज़्यादा हैवी बना रहे हो, खुद ही इतना उस पर लोड डाल रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो तो अलग अलग टाइम पे इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो वो वैसे ही रेंडमाइज हो रहा है, तो जब वो रिस्पॉन्स लेके आएंगे तो कम रिक्वेस्ट जाएंगी डेटा लाने के लिए, और थोड़ा सा स्लो डाउन हो भी गया तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इतनी सारी रिक्वेस्ट डाल दी एक पोस्ट के लिए, तो आप खुद ही अपना अवेलेबिलिटी काफ़ी कम कर सकते हो, क्योंकि आपके सिस्टम क्रैश हो सकते हैं। तो इसलिए हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है। आया मज़ा, मतलब मुझे ये लॉजिक पहली बार जब मैंने देखा था, थोड़ा आइडिया लगा तो मज़ा तो आया था, सोच कि अच्छा गया इस तरह से होता है, दिमाग तो लगाया हुआ है लोगों ने, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी इससे, एंड इट्स गुड लॉजिक। मज़ा आता है सोच के कि हाँ हाइब्रिड अप्रोच लगाई हुई है, कि इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, नाइस। अब इसमें भी वैसे आगे काफ़ी ज़्यादा हम कैशिंग का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप पुल करने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो हर बार DB पे रिक्वेस्ट जाती है, तो बेसिकली आप काफ़ी सारी चीज़ों को कैश करके रख लेते हो, ताकि जब आप उन्हें फेच कर रहे हो, पुल कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तो आप बहुत ही क्विकली उसे कर पाओ आपकी कैश लेयर से। क्योंकि आप सोच रहे हो जैसे विराट कोहली हैं, वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और उनका जो पोस्ट है उनको देखना चाहते हैं। तो इस तरह की काफ़ी जो फेमस चीज़ें हैं जो बार बार आपको रीड हो रही हैं, तो वो आप कैश से ही फेच करके ले आते हो, बार बार आपकी DB पे रिक्वेस्ट नहीं जाती। तो इस तरह से ये आपकी लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, ठीक है। अब ये बढ़िया हमने लॉजिक डिस्कस किया है, इसके बाद वापस चलते हैं ऊपर। जो हमने बात की थी सबसे पहले थी हमारी यूज़र सर्विस, उसके बारे में समझते हैं कि उसका क्या काम है। तो बेसिकली जो आपकी जो यूज़र सर्विस है वो माइक्रो सर्विस है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी यूज़र रिलेटेड फंक्शनैलिटी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉगिन या साइन अप, जैसे आप एज अ यूज़र लॉगिन करते हो इंस्टाग्राम में या साइन अप करते हो, वो सारा आपका यूज़र सर्विस हैंडल करेगी। उसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स हैं, जैसे आपका नाम, आपकी बायो, या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की है, वो सारा आपका यूज़र डिटेल में आएगा, तो वो यूज़र सर्विस का ही पार्ट होगा। इसके अलावा जैसे आप फॉलो किसी को करते हो, किसी को अनफॉलो करते हो, वो सारा लॉजिक भी यूज़र सर्विस का पार्ट होगा।
और आपकी बाकी चीज़ें जैसे आपकी अकाउंट की सेटिंग्स होती है, जो प्राइवेसी होती है कि नोटिफिकेशंस ऑन है ऑफ है, और भी आपकी जैसे अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स हो गई, आपका प्राइवेसी हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, जो भी आपने सेटिंग सेट किया वो भी यूज़र सर्विस का पार्ट होगा। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी यूज़र सर्विस का पार्ट होगा, क्योंकि हमने लॉगिन और साइनअप भी इसका पार्ट रखा है, तो ऑथेंटिकेशन ये सब चीज़ें भी इसी का ही पार्ट होगा। और जैसे हमने बात की फॉलोअर्स की, तो आप रिट्रीव कर सकते हो अपने फॉलोअर की लिस्ट, फॉलोई की लिस्ट, वो सब यूज़र सर्विस का ही पार्ट होगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप माइक्रो सर्विस बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो आपकी माइक्रो सर्विस जब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग से उसको किया है, तो उसका रोल क्या है, तो आपको ये तो क्लियर होना ही चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें हैंडल कर रही है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। अब जैसे हमने पहले समझा कि यूज़र सर्विस क्या होती है और वो क्या क्या रोल्स निभाती है, अब हम बेसिकली हल्की मोटी ऊपर ऊपर से ये देख लेते हैं कि उसकी एपीआईज़ किस तरह से दिखती हैं या क्या क्या काम करेंगी। जैसे रजिस्टर की एक एपीआई आएगी, आपने एक पोस्ट एपीआई बना दी, तो हम यहाँ रेस्ट एपीआईज़ पे खेल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने नॉर्मल आगे का एंड पॉइंट सेम टाइप का लग दिया कि एपीआई यूज़र सर्विस है हमारी, इसलिए हमने यूज़र्स बना दिया, उसके आगे हमने रजिस्टर डाल दिया है जो कि क्रिएट करेगी नए यूज़र को। ऐसे ही लॉगिन के लिए आपने लॉगिन लिख दिया और पीछे का पार्ट आपने सेम रख दिया, जो ऑथेंटिकेट करेगी यूज़र को। मतलब कि जैसे इंस्टाग्राम के पेज पे आप यहाँ पे यूज़र नेम डालते हो, आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हो और फिर आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो ये बेसिकली आपकी ऑथेंटिकेट करेगी कि आप सेम करेक्ट यूज़र हो या नहीं। फिर उसकी जैसे आप प्रोफाइल पे जाते हो, जो अपना इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था विराट कोहली का ये प्रोफाइल पेज हो गया, तो इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल होगी वो भी आपको गेट प्रोफाइल ये यूज़र सर्विस का ही पार्ट होगी कि जो भी यूज़र होगा उसकी आईडी के बेसिस पे आपने यूज़र की इन्फो बता दी कि क्या क्या उसका बेसिक डिटेल्स है, क्या उनका नाम है, क्या उनकी प्रोफाइल फ़ोटो है, इस तरह की चीज़। उसके अलावा जैसे आपने अपडेट करनी है प्रोफाइल, तो उसके लिए भी हमने एक एपीआई बनाई हुई है, ये गेट थी और ये पुट एपीआई है, ठीक है। कि अगर आपने अपनी इमेज वगैरह अपडेट करनी है या कुछ आपने अपनी इंट्रो में कुछ और अपडेट करना है, तो वो सब भी हैंडल करेगा। इसी तरह से फॉलो आपने किसी को करना है तो भी वो इसी सर्विस का पार्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र्स के बाद हमने एक तो आईडी बताई है कि किसको फॉलो करना है, करेक्ट, कि जिसको फॉलो करना है उसकी आईडी आपको बतानी पड़ेगी, तो ये यूज़ होगी किसी को आपने फॉलो करना है। सिमिलरली अनफॉलो के लिए भी हम सिमिलर बना देंगे अनफॉलो, ठीक है, जिसको आपने फॉलो किया हुआ है उसको आप अनफॉलो भी कर सकते हो। इसी तरह गेट फॉलोअर्स की भी हम एक एपीआई रखेंगे और गेट फॉलोइंग की भी एक एपीआई रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी जो यूज़र सर्विस है उनका पार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप एपीआई का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि किस किस तरह की एपीआईज़ होंगी, है ना, क्योंकि हमने रोल्स तो बता दिए कि ये काम करेंगी, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि क्या एपीआई होंगी, कैसे होगा भाई वो तो बताओ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा बता सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में आई डोंट थिंक ये रिक्वायर्ड होगा क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पर हम इस वीडियो में ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। तो इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यू कैन टेल कि हाँ इस तरह से हम डिज़ाइन कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है, बढ़िया। अब इसके बाद अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको फ्लो बताऊं कि यूज़र सर्विस का किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास एक एपीआई गेटवे होगा जो बेसिकली राउट करेगा रिक्वेस्ट को, कि ये आपकी मान लो रिक्वेस्ट आई तो उसके लिए सबसे पहले आपका एक एपीआई गेटवे है आपके पास जहाँ से हैंडल होगी, और फिर आपकी होगी ये यूज़र सर्विस जो कि हैंडल करेगी बिजनेस लॉजिक, जो भी हमने डिटेल्स बताई, लॉगिन, साइन अप, फॉलोई, प्रोफाइल, वो सब के लिए। और एक ऑथ सर्विस होगी बेसिकली जो आपका JWT टोकन्स या सेशंस को मेंटेन करेगी, जो कि लॉगिन में आपको हेल्प करेगी, करेक्ट। और डेटाबेस ऑफ कोर्स आपको चाहिए, डेटाबेस में आपका यूज़र के रिलेटेड डेटा है वो आएगा, कि आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि आपकी प्रोफाइल रिलेटेड और आप किन किन लोगों को फॉलो करते हो, वो सब डिटेल्स भी आप मैनेज करके रखोगे डेटाबेस में। उसके अलावा कैश लेयर भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कैश के बिना कैसे काम चलेगा, कैश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जो डेटा है वो काफ़ी फास्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप रिक्वेस्ट के लिए डीबी के लिए क्वेरी मार रहे हो जो कि बहुत स्लो हो जाएगा, इसलिए कैश लेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको जल्दी से आपकी जो भी क्वेरी है उसका डेटा देता रहेगा। और एक क्यू भी है, जैसे आपकी काफका हो गई। अब ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये होगा जैसे मान लो एक यूज़र ने साइन अप किया, ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे साइन अप कर दिया। अब साइन अप करने के बाद बहुत सारी और सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको मेंटेन करके रखनी है, जैसे आप इनको नोटिफिकेशंस भेजोगे, कोई कैंपेन्स भेजोगे, तो वो सब आप सिंक्रोनसली नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चल रहा है, क्योंकि अगर आप सब कुछ एक साथ करने लग गए तो आपका बहुत डेटा डिले हो जाएगा, बहुत लेटेंसी बढ़ जाएगी, और यूज़र को चाहिए स्मूथ एक्सपीरियंस,
है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि आप जो ये सब चीज़ें हैं एक काफका जैसे क्यू है आपकी उसके अंदर डाल देते हो एज एन इवेंट, और वो इंडिपेंडेंटली डीकपल्ड इन सब चीज़ों को हैंडल करती है कि आपने उस यूज़र को कैंपेन भेजनी है या कुछ और इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कुछ न्यू डील्स भेजनी है, तो वो आप अलग से कर सकते हो। थोड़ा इसे और डिटेल में बाद में समझेंगे, पर ओवरऑल आर्किटेक्चर इस तरह से आप सोच सकते हो, जो आपकी यूज़र सर्विस है उसका इस तरह से ही होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे डेटाबेस की बात की, तो अगर हम डेटाबेस स्कीमा को देखें यूज़र सर्विस के लिए, वो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स के लिए। वो क्यों? क्योंकि जो यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, उस केस में आपका एसक्यूएल डीबी फ़ायदेमंद है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो आपका जो यूज़र्स टेबल है जिसमें यूज़र के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपकी कॉलम होंगी। सबसे पहले जो आपकी यूज़र आईडी हो गई, यूज़र आईडी जो होगी आपकी वो प्राइमरी की होगी, क्योंकि वो हर एक के लिए डिफरेंट होगी। हर एक यूज़र के लिए एक यूनिक होगी आपकी यूज़र आईडी। ठीक है, वो किस टाइप की होगी? वो यूयूआईडी टाइप की होगी। ठीक है, उसके बाद यूज़र का नेम होगा जो कि varchar होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग होता है, मतलब जनरली कि आप किस तरह का डेटा उसमें रखना चाह रहे हो। कोई नाम, जैसे मेरा नाम मोहित छाबड़ा, तो ऐसे किसी और का यूज़र नेम कुछ और भी हो सकता है, जैसे जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, डॉट होता है, नंबर्स अलाउड होते हैं, 92 होता है, जैसे कुछ भी इस तरह से कुछ भी चीज़ें आ सकती है, तो हम varchar उसको रखेंगे। फिर ईमेल बहुत ज़रूरी है, वो भी हम varchar रखेंगे। जो पासवर्ड है वो हैश फॉर्मेट में रखते हैं। ये एक जेनरिक जो है कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं डिज़ाइन प्रैक्टिसेस में, क्योंकि अगर आपका कभी डेटाबेस हैक होता है या कभी भी डेटा आपका लूज़ होता है, तो आपको ऐसा भी कभी प्लेन टेक्स्ट में आपका पासवर्ड नहीं स्टोर करना चाहिए। आपको हमेशा उसे हैश फॉर्मेट में रखना चाहिए, ताकि एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करे। ऐसा ना हो कि किसी को आपके डेटाबेस का एक्सेस मिल गया तो वो डायरेक्टली आपका प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड पढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद बायो हो सकता है जो कि टेक्स्ट है, प्रोफाइल पिक का यूआरएल है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यूआरएल दिया है, डायरेक्टली जो आपकी पिक्चर है वो स्टोर नहीं की, क्योंकि अगर आप इमेज स्टोर करोगे तो ब्लॉब टाइप का होता है, लेकिन वो काफ़ी हैवी हो जाता है और इतना सूटेबल नहीं माना जाता डीबी में इमेजेस और वीडियोस को स्टोर करना। वो हम लेटर और वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, पर आप ये समझिए कि आप जनरली यूआरएल स्टोर करते हो डीबी में, और उनको जो एक्चुअल इमेजेस वीडियोस हैं वो हम जनरली S3 सर्वर्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि वो बेटर माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ ये एसेट्स लाइक इमेजेस एंड वीडियोस। ठीक है, तो हमने यूआरएल किया है। इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, मैं उसमें डिटेल के लिए एक और वीडियो बना दूंगा कि जब हमारे एसेट्स होते हैं उसको क्यों S3 में रखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डेटाबेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूआरएल रखा है। यूआरएल से आप फेच करके लाते हो जो इमेज है फ्रॉम S3, या फिर बेसिकली वो आप CDN लेयर पे भी रख देते हो, ताकि आप फास्ट उसे क्विकली फेच कर पाओ। ठीक है, पर अगर आपका CDN पे मिस होता है तो फिर वो S3 बकेट से लेके आता है डेटा। ठीक है, और फिर आपने एक टाइम स्टैम्प रखा है क्रिएटेड है। ठीक है, ये हो गया आपका यूज़र्स टेबल। और अगर हम फॉलोअर्स टेबल की बात करें तो उसमें क्या होगा, एक तो फॉलोअर आईडी होगी जो यूयूआईडी होगी। ठीक है, और फिर फॉलोई आईडी होगी कि कौन किसको फॉलो करता है, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए कि वो भी यूयूआईडी होगी। और एक टाइम स्टैम्प रख दिया कि कब से आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसको अलग से रखा है टू हैव गुड प्रैक्टिसेस ऑफ डिज़ाइन इन डेटाबेस। ठीक है, ये अलग से रखा है, इंडिपेंडेंट रखा है, क्योंकि ये सारी एक ही जगह चीज़ें रखने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और फास्ट लुकअप के लिए जो हम इंडेक्सिंग होता है उसमें हम कॉम्पोजिट इंडेक्स रख सकते हैं फॉलोअर आईडी के बेसिस पे, ताकि आप जल्दी फास्ट लुकअप कर सकें डेटा का। अब इसको अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, ठीक है, तो फॉलो अ यूज़र का एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो राहुल जो है वो अनन्या को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका फ़्लो क्या होगा कि जैसे ये राहुल की जो यूज़र आईडी है वो 123 है। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। वो करेंगे एक रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हमने एक तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट है जो कि हमने आपको ऊपर पहले दिखाई थी फॉलो के लिए। हम सेम रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे API यूज़र्स, और फॉलो है उसमें आईडी भेजेंगे हम। तो हम वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट है API यूज़र्स, क्योंकि यूज़र सर्विस है आपकी, और आपने आईडी पास किया है कि किसको फॉलो करना है। तो अनन्या की जो हमने आईडी मानी है वो 456 मानी है, और हमने फॉलो भेजा है कि जो राहुल है वो इनको फॉलो करना चाहते हैं। और हेडर्स में बेसिकली ऑथराइजेशन के रिलेटेड आपने चीज़ें भेजी हैं ताकि वो
जो आपका राहुल है उनको ऑथराइज़ कर पाएँ, ठीक है। एपीआई जो आपका गेटवे है, जो कि हमने बोला था कि यहाँ पे आपका एपीआई गेटवे बीच में आता है जो राउट करता है आपकी रिक्वेस्ट को, वो बेसिकली क्या करेगा, वो राउट करेगा इसको यूज़र सर्विस की तरफ। जो यूज़र सर्विस है वो वैलिडेट करेगी जो आपके JWT है टोकन वाया ऑथ सर्विस, जो कि हमने अगेन आपको इसका पार्ट बताया था कंपोनेंट का हाई लेवल जो यूज़र सर्विस का है, तो उसके थ्रू वो इसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले चेक कर लेगा कि कहीं ये ऑलरेडी इसको फॉलो तो नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूज़र 2 बार एक ही बंदे को फॉलो करे, करेक्ट। तो पहले आप चेक कर लोगे कि कहीं ये इसको ऑलरेडी फॉलो तो नहीं करता, तो आपने सिंपल क्वेरी मार ली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फॉलोअर्स, जो हमारा टेबल हमने ये बनाया था टेबल, इसके अंदर आपके पास फॉलोअर आईडी है, फॉलोई आईडी है और टाइम स्टैम्प है। तो हम चेक कर रहे हैं कि जहाँ पे फॉलोअर आईडी 1 2 3 है और फॉलोई आईडी 4 5 6 है, अगर इसमें आपको डेटा मिल गया, मतलब राहुल ऑलरेडी अनन्या को फॉलो करता है, तो इसका दोबारा करने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर इसमें आपको कुछ नहीं मिलता तो ऑफ कोर्स ये हो गया कि राहुल अनन्या को अभी फॉलो नहीं करता। तो अब हम केस मान रहे हैं कि राहुल अनन्या को फॉलो नहीं करता, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे। कि आपने क्या किया, इंसर्ट इनटू फॉलोअर्स, जो हमने फॉलोअर्स टेबल यहाँ पे बनाया था इसमें हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या कि फॉलोअर आईडी पास कर देंगे, फॉलोई आईडी कर देंगे और टाइम स्टैम्प दे देंगे, और उसमें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये फॉलो करना चाहता है इनको, और टाइम स्टैम्प अभी का दे देंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट कर देंगे इसके अलावा हम काउंट ऑफ अनन्या के फॉलोअर्स को, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई अनन्या के फॉलोअर्स देखे तो वो अपडेटेड हो। तो ये आप कैश में भी अपडेट कर सकते हो ताकि आपको क्विकली रिजल्ट्स दिखते रहें। इसके अलावा आप ट्रिगर कर दोगे एक फॉलो इवेंट इन काफ का, वो क्यों, क्योंकि आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो कि किसी ने आपको फॉलो किया है और नाउ यू आर फॉलोइंग दिस और इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए आप काफका में इवेंट डालोगे, ये इसलिए ताकि आप डीकपल कर पाओ सिस्टम को, क्योंकि एक ही सर्विस सारी चीज़ें तो नहीं कर सकती, वो लेटेंसी बहुत बढ़ाएगी, और वैसे भी आपकी माइक्रो सर्विसेज हैं, तो इसके थ्रू आपका इंटरेक्शन होगा, डीकम्पलिंग होगी, और फिर उसके बाद आप रिटर्न कर दो सक्सेस रिस्पॉन्स। तो इस तरह से बेसिकली एक यूज़र दूसरे यूज़र को फॉलो कर पा रहा है। अब इसके बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम इसे स्केल कैसे करेंगे, क्योंकि जो आपके टेबल है, यूज़र टेबल हो गया या आपका फॉलोअर टेबल हो गया, वो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डेटा हो सकता है। अगर स्केल की बात हो जाए तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, तो उसका तरीका है कि आप पार्टीशन कर सकते हो जो आपका फॉलोई टेबल है बाई द यूज़र आईडी फॉर शार्डिंग। देखिए, शार्डिंग एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस की पार्टीशनिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे शार्डिंग यूज़ कर लेंगे अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, बेस्ड ऑन द यूज़र आईडी। इसके अलावा आप कैशिंग का काफ़ी यूटिलाइज़ करोगे, ताकि जो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली डीबी के पास ना जाए, आप सीधा कैश से ही वो सब हैंडल कर पाओ, जैसे किसी के कितने फॉलोअर काउंट हैं या ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली कैश लेयर से ही फेच करके दिखा दो। इसके अलावा हम डी नॉर्मलाइज करने के भी सोच सकते हैं अगर आपका जो है स्केल काफ़ी हाई लेवल पे हो रहा है तो। और अगर सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए कि कोई सेलिब्रिटी का अकाउंट है, तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेलिब्रिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स दिखेंगे आपको। तो या तो आप फॉलोअर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड कैश में स्टोर कर लो, या फिर उनके लिए आप NoSQL DB का यूज़ कर लो, क्योंकि जैसे हमने विराट कोहली का एग्जांपल लिया तो उनके 275 मिलियन से भी ज़्यादा जो है फॉलोअर्स हैं, तो उनको आप अलग से हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ का आप जो यूज़ कर सकते हो फास्ट रिस्पॉन्स देने के लिए, वो हो सकते हैं इंडेक्सिंग। आप इंडेक्सिंग लगा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कॉम्पोजिट इंडेक्स देके फॉलोई और फॉलोअर का, जिससे आपको फास्ट रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर जैसे हम लास्ट केस की जो बात कर रहे थे कि जो हमारा अगर सेलिब्रिटी है उसमें अगर हमने NoSQL यूज़ करना है, तो NoSQL में हम कैसेंड्रा DB या फिर HBase DB का यूज़ कर सकते हैं इस केस को हैंडल करने के लिए। और अगर कैश की बात की जाए तो हम Redis सॉर्टेड सेट्स टाइप की कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम इसे सही से हैंडल कर पाएँ। तो वो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, NoSQL में आपका कैसेंड्रा या HBase, या फिर कैश की बात करें तो Redis सॉर्टेड सेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ हमारा यूज़र सर्विस का डिस्कशन पूरा हुआ। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट माइक्रो सर्विस, जो कि है पोस्ट सर्विस। अब पोस्ट सर्विस के क्या क्या काम है, देखिए पोस्ट सर्विस हैंडल करेगी जो भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे
उनका स्टोरेज, उनका रिट्रीवल, उनका डिलीशन। अब जो आपके पोस्ट है उसमें इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, टैग्स हो सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, जैसे आपने एक नया पोस्ट क्रिएट करना है जिसमें इमेजेस और वीडियोस हो सकती हैं। उसके बाद ये सर्विस स्टोर करेगी उस पोस्ट का मेटा डेटा, जैसे कि किस लोकेशन पे, टाइम स्टैम्प पे, कौन यूज़र था, कैप्शन क्या था। अब जैसे क्रिएट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही फेच करना या रिट्रीव करना भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पोस्ट को, वैसे ही डिलीट करना भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा ये मैनेज करेगा कम्युनिकेशन विद द लाइक एंड कमेंट सर्विस। और एक और काम पोस्ट सर्विस का होगा कि ये नोटिफाई करेगा फीड सर्विस को। जो हमने पुश बेस्ड अप्रोच देखी थी वो वाला काम अब ये पोस्ट सर्विस ही करेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। जो ये पुश बेस्ड मॉडल था कि जैसे किसी ने पोस्ट क्रिएट किया तो आप यूज़र फीड पे वो भेज देते हो, तो ये काम भी पुश करने का पोस्ट सर्विस का ही होगा। तो वापस चलते हैं। अब हाई लेवल पे अगर पोस्ट सर्विस की बात की जाए तो कुछ इस तरह की उसकी एपीआईज हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले पोस्ट क्रिएट करने के लिए एक एपीआई हो जाएगी। उसके अलावा जैसे आपने कुछ रिट्रीव करने हैं पोस्ट, उसके लिए एपीआई हो जाएगी। और डिलीट के लिए भी इस तरह से आप एक एपीआई बना सकते हो। आईडी आपने रखी है कि कौन सा पोस्ट डिलीट करना है। अब जैसे कि हमने बात की जो हमारा पोस्ट है उसमें इमेजेस और वीडियोस भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ हम डेटाबेस में नहीं स्टोर करेंगे। हम डेटाबेस में सिर्फ यूआरएल स्टोर करेंगे जहां से इमेजेस और वीडियोस को डाउनलोड या फेच किया जा सकता है। एक्चुअल में जो आपकी इमेजेस और वीडियोस हैं वो स्टोर होंगी S3 में, और कैशिंग के लिए CDN यूज होगा जो कि स्टैटिक एसिड्स के लिए यूज होता है। पर बेसिकली जो आपका स्टोरेज है वो है S3, ना कि डेटाबेस। डेटाबेस में सिर्फ इस S3 का लिंक होगा जहां से आप वो पर्टिकुलर इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, जो इमेजेस, वीडियोस, एसेट्स हैं उसके लिए आप S3 यूज करोगे। अब अगर इन एपीआईज को हम हल्का सा डिटेल में समझे तो पोस्ट एपीआई का काम होगा नया पोस्ट क्रिएट करना। इसका एक और काम भी होगा कि ये अपलोड करेगा जो भी आपके मीडिया एसेट्स हैं, जैसे इमेजेस या वीडियो, टू S3। ये इसके लिए मीडिया सर्विस का यूज कर सकता है। उसके अलावा जो भी पोस्ट है उसका मेटा डेटा ये स्टोर करेगा डेटाबेस में। अब इसका एक और काम होगा कि जैसे ही किसी ने पोस्ट क्रिएट किया तो जो भी लोग इसे फॉलो करते हैं तो पुश मॉडल के बेसिस पे उन सबके यूजर फीड पे हमें पुश करना है कि आप जिसे फॉलो करते हो उसने एक नया पोस्ट क्रिएट किया है। अब जो अगली एपीआई है जो कि रिट्रीवल के लिए यूज होती है वो बेसिकली यूजर के पोस्ट आपको लाके देगी। तो उस एपीआई के रिजल्ट में हम पेजिनेटेड रिस्पॉन्स देंगे कि कुछ पोस्ट हम रिटर्न करेंगे एक स्पेसिफिक यूजर के, और बेसिकली हम पोस्ट रिटर्न करेंगे बेस्ड ऑन द क्रिएटेड टाइम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है वो आपको सबसे ऊपर दिखना चाहिए। और तीसरी जो आपकी एपीआई है वो है डिलीट पोस्ट की। यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या कि आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम आपको ऑप्शन देता है एक पोस्ट को डिलीट करने का, लेकिन आपको कुछ टाइम भी देता है जैसे 14 डेज या 30 डेज, उसके बीच में आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। यानी कि अंडू ऑप्शन मिलता है, अगर आपने डिलीट किया है तो उसको आप वापस से रिस्टोर भी कर सकते हो। तो जब हम किसी पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं तो हम उसे परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहते, हम उसे सॉफ्ट डिलीट कर रहे हैं कि फीड में या किसी और को वो पोस्ट आपका नहीं दिखेगा, लेकिन आप यूजर प्रोफाइल में जाकर उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हो। तो ये हम करेंगे डेटाबेस में एक अलग से कॉलम रख के, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अगर हम डेटाबेस स्कीमा की बात करें पोस्ट सर्विस में, तो आपका एक टेबल होगा जिसका नाम पोस्ट होगा। हम यहाँ पे SQL डेटाबेस ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। सबसे पहला जो आपका कॉलम होगा वो होगा आईडी, कि हर एक पोस्ट की एक यूनिक आईडी होगी जिसका टाइप UUID हो सकता है। उसके बाद आप स्टोर करोगे यूजर आईडी कि किस यूजर के कोरस्पॉन्डिंग ये पोस्ट स्टोर करना है, यानी कि किसने ये पोस्ट किया। फिर कैप्शन हो सकता है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। फिर मीडिया URL हो सकता है। अब मीडिया URL क्या है, ये वही है अगर किसी इमेज को जैसे आपने पोस्ट किया है तो वो इमेज जो है वो स्टोर होगी S3 में। अब जहाँ पे वो स्टोर हुई है उसका URL आप डेटाबेस में स्टोर करोगे, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये S3 या CDN का मीडिया पाथ है। अब CDN क्या होता है और CDN और कैश में क्या फ़र्क होता है, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपका जो पोस्ट टेबल है उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे लोकेशन। अगर आपने कोई लोकेशन टैग दिया हुआ है उस पर क्रिएटेड टाइम की टाइम स्टैम्प, कौन से टाइम पे वो क्रिएट हुआ है। इज डिलीटेड, यहाँ पे हमने इज डिलीटेड करके एक अलग से कॉलम बनाया है। ये इसलिए है क्योंकि कई बार यूजर किसी पोस्ट को डिलीट कर देता है। तो जनरली अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम में आपको कुछ दिन का टाइम मिलता है, जैसे 30 डेज या 14 डेज, जिसके अंदर अंदर आप उसको वापस से रिकवर कर सकते हो। एक तरह से आपको अंडू ऑप्शन मिलता है इंस्टाग्राम में, तो वो प्रोवाइड करने के लिए आपने एक अलग से कॉलम प्रोवाइड कर दिया इज डिलीटेड। तो अगर ये इज डिलीटेड ट्रू होगा तो आप फीड में वो पोस्ट नहीं दिखाओगे, लेकिन यूजर प्रोफाइल में यूजर के
पास ऑप्शन होगा उसे वापस से रीस्टोर करने के लिए। तो ये बूलियन है जिसको हम सॉफ्ट डिलीट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पोस्ट में लाइक काउंट और कमेंट काउंट भी रखा हुआ है ताकि हम चीजें फास्ट एक्सेस कर पाएं। अब आपको पता ही है जब स्केल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी क्वेरीज काफी स्लो भी हो जाती हैं, तो उसको स्पीड अप करने के लिए आप इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। इस टेबल में हम इंडेक्सिंग लगा सकते हैं यूजर आईडी और क्रिएटेड ऐड पे, जो कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे क्योंकि जैसे जैसे यूजर प्रोफाइल को स्क्रॉल करता है उसके अकॉर्डिंग डेटा आना चाहिए। अब बेसिकली अगर हम फ्लो देखेंगे, जैसे किसी ने पोस्ट क्रिएट किया तो उसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो अगर पोस्ट में इमेज या वीडियोस है तो वो अपलोड होंगी S3 में, तो वो होगा यूजिंग मीडिया सर्विस में, और आपको एक URL मिल जाएगा कि कहाँ पे वो स्टोर हुई है। उसके बाद पोस्ट API कॉल होगी जिसमें हम बाकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जैसे कैप्शन, टैग, लोकेशन और हमारे पास जो S3 का URL है जहाँ पे हमारा इमेज या वीडियो स्टोर हुआ है उसका URL भी हम पोस्ट API में सेंड कर देंगे। अब आपकी जो पोस्ट सर्विस है वो वैलिडेट करेगी रिक्वेस्ट को, स्टोर करेगी पोस्ट को DB में, और उसके बाद वो सेंड करेगी मैसेज टू फीड सर्विस। ये क्यों? ये वही है आपका पुश बेस्ड मॉडल जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे ही किसी ने पोस्ट डाला तो जो लोग उसे फॉलो करते हैं उन लोगों की फीड में ये एक तरह से पुश कर देगा कि एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ है। ये होगा यूजिंग काफका। तो बेसिकली हमने डीकपलिंग की हुई है डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज की। अब अगर पोस्ट सर्विस सारा काम खुद से करने लग जाए तो बहुत ही लेटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये करता क्या है, सिर्फ एक इवेंट ट्रिगर कर देगा काफका में और उसके बाद का काम अपने आप हैंडल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है कि उसने काफका में एंट्री कर दी कि न्यू पोस्ट बाय यूजर ID 123। इसके अलावा ये कैश में भी अपडेट कर सकता है चीजें, जैसे एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ है तो जो पोस्ट का काउंट है वो अपडेट कर सकता है कैश में ताकि फास्ट रिट्रीवल हो। अब पोस्ट सर्विस में एक और काम आ सकता है बेसिकली, जैसे हमारा पुल बेस्ड मॉडल होता है जो हमने सेलिब्रिटीज के लिए डिस्कस किया था, तो उसके लिए फेच करने के लिए पोस्ट हम पोस्ट सर्विस पे आएंगे। तो ये आपका बेसिक सा फ्लो हो गया कि जैसे ही आपने क्रिएट किया पोस्ट तो क्या क्या चीजें होंगी। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि हम काफका का यूज करेंगे जिसके कारण आपके माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले अगर हम काफका नहीं यूज करते तो क्या प्रॉब्लम आएगी और काफका के साथ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है विदाउट काफका। ठीक है, तो मान लो अगर किसी यूज़र ने क्रिएट किया पोस्ट जिसमें इमेजेस हैं, वीडियो है और कैप्शन है। अब पोस्ट सर्विस को क्या क्या करना होगा, सबसे पहले पोस्ट को सेव करना होगा डेटाबेस में। उसके अलावा उसको एक और काम मतलब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दी कि उसे नोटिफाई करना होगा फीड सर्विस को, जो हमारा पुश बेस्ड अप्रोच था, ताकि जो पोस्ट है वो अपीयर हो फॉलोअर्स की फीड में। तो जो पुश मॉडल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पोस्ट सर्विस के ऊपर आ गई है। अब अगर इसे हैंडल करने के लिए पोस्ट सर्विस ने डायरेक्टली कॉल कर दिया फीड सर्विस को, तो सबसे पहले आपकी टाइट कपलिंग हो जाएगी पोस्ट सर्विस और फीड सर्विस के बीच में, जो कि काफी गलत हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और बहुत बड़ी गड़बड़ ये है कि मान लो अगर फीड सर्विस जो आपकी है वो स्लो है या वो क्रैश ही हुई है तो आपकी पोस्ट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी और यूज़र जो है वो बहुत परेशान हो जाएगा कि यार मैंने एक सिंपल सा पोस्ट क्रिएट किया था और ये लोग पता नहीं क्या करने लग गए, इतना टाइम लगा दिया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब हो जाएगा, लेटेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कोई भी पोस्ट डालने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे टाइट कपलिंग है तो इन दोनों को स्केल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इंडिपेंडेंटली। तो ये जो तरीका है ये सही नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है काफका, जो कि डीकपलिंग में हेल्प करता है। बेसिकली आपका जो काफका है वो एक्ट करेगा मैसेज ब्रोकर की तरह बिटवीन द पोस्ट एंड फीड सर्विस। तो अब काफका के साथ फ्लो देखते हैं कि जैसे ही किसी ने पोस्ट क्रिएट किया तो आपकी पोस्ट सर्विस हिट होगी। अब पोस्ट सर्विस क्या करेगा, स्टोर करेगा पोस्ट DB में, जो कि यहाँ भी कर रहा था यहाँ पे भी करेगा। बस अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फीड सर्विस तक सब कुछ पहुंचाना, अब वो सिंपली इवेंट को पब्लिश कर देगा काफका में। अब उसके बाद का काम काफका का है और फीड सर्विस का है, पोस्ट सर्विस का यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप कुछ देख सकते हैं कि उसने जो अपना इवेंट है वो पब्लिश कर दिया है काफका में, कि इवेंट का नाम दे दिया, जैसे न्यू पोस्ट क्रिएटेड हो गया आपका इवेंट का नाम, पोस्ट ID दे दी, ठीक है, ऑथर ID दे दी कि यूज़र कौन था, पोस्ट क्या था, उसके अलावा टाइम स्टैम्प भी दे दिया। और जो इसका काफका टॉपिक होगा वो हो गया पोस्ट इवेंट्स। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट सर्विस का काम खत्म हो जाता है। अब काफका रिसीव कर लेगा ये मैसेज और वो स्टोर कर लेगा इस टॉपिक में पोस्ट इवेंट जो हमने यहाँ पे बताया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका फीड सर्विस है वो कंज्यूमर है इस टॉपिक का, कि वो बेसिकली लिसन कर रहा है न्यू पोस्ट क्रिएटेड इवेंट्स को, जो कि हमने यहाँ पे दिया है। तो जैसे ही एक नया इवेंट क्रिएट होगा वो, क्योंकि इस इवेंट को वैसे भी लिसन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो इस मैसेज को रीड कर लेगा। उसके बाद ये फीड
सर्विस का काम है वो बेसिकली कंप्यूट करेगा कि कौन से फॉलोअर को ये दिखना चाहिए और उन सब की फीड में बेसिकली ये पोस्ट आईडी को पुश कर देगा, चाहे ये रेडिस में रख देगा ताकि कैश के साथ आपको फास्ट एक्सेस मिल जाए। लेकिन ये सारा काम आपका काफका और फीड सर्विस के बीच में हो रहा है, इसमें आपका जो पोस्ट सर्विस है उसका कोई रोल नहीं है। तो पोस्ट सर्विस का सिर्फ इतना ही काम था कि उसे पब्लिश करना है एक इवेंट काफका में और उसका काम वहीं पे खत्म हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब यूजर ने पोस्ट क्रिएट किया तो अब उसकी लेटेंसी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी पोस्ट सर्विस है उसको सिर्फ डेटाबेस में एंट्री करनी है पोस्ट की और काफका में इवेंट को पुश करना है, बस उसका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो इंडिपेंडेंटली चल रही हैं, इसलिए वो आपकी लेटेंसी पे इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो इसलिए काफका आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी जो पोस्ट सर्विस है उसको स्केल करने के लिए। अब आप अपनी पोस्ट सर्विस को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हो और काफका के थ्रू आप हाई लोड को हैंडल कर पा रहे हो। अब पोस्ट सर्विस के बाद चलिए डिस्कस करते हैं फीड सर्विस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फीड सर्विस है क्या। देखिए, यूज़र को होम पेज पे यूज़र फीड दिखाने का काम है फीड सर्विस का, यानी कि जितने लोगों को यूज़र फॉलो करता है उन सब के पोस्ट दिखने चाहिए यूज़र को। और वो किस ऑर्डर में दिखेंगे? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि सबसे रीसेंट वाला पोस्ट आपको टॉप पे दिखेगा। तो फीड सर्विस का काम है कि आपको यूज़र फीड दिखाना है जहाँ पे पोस्ट होंगे जिन लोगों को आप फॉलो करते हो। अब जो पोस्ट दिखाने हैं वो मोस्ट रीसेंट बेसिस पे होने चाहिए कि जो सबसे रीसेंट पोस्ट हो वो सबसे ऊपर दिखे। इसके अलावा एक और काम जो फीड सर्विस का है वो ये है कि पेजिनेटेड रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ताकि इनफाइनाइट स्क्रॉल हो, कि आप जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाओ आपको कोई ना कोई पोस्ट दिखता ही रहे। इसके अलावा ये हैंडल करेगा न्यू फॉलोअर्स एंड पोस्ट क्रिएशन का केस भी, वो ये करेगा काफका के साथ इंटरेक्ट करके। अब अगर इसको मैं आपको हाई लेवल पे दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि जैसे ये क्लाइंट हो गया, एपीआई गेटवे हो गया, ये आपकी फीड सर्विस हो गई, यहाँ पे आपकी पोस्ट सर्विस पड़ी है, मीडिया स्टोरेज के लिए S3 है जो कि इमेजेस वीडियोस के लिए होगा, ऐसे ही आपके पास यूज़र सर्विस है यहाँ पे। तो जैसे ही किसी यूज़र ने एक पोस्ट किया तो जो भी उसे फॉलो करता है उनकी फीड में वो पुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हम पुश बेस्ड मॉडल यूज़ करेंगे जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट सर्विस जो है वो काफका में पुश कर देगी और फिर जो फीड सर्विस है वो काफका से वो टॉपिक को रीड कर लेगा और वो पुश कर देगा यूजर फीड में। ये वही सेम फ्लो है जो हमने अभी ऊपर काफका के लिए देखा था कि जैसे ही पोस्ट सर्विस ने एक काफका में इवेंट पुश किया वो रीड कर लेगा आपका फीड सर्विस और उसके बेसिस पे वो पुश कर देगा जो उस यूजर को फॉलो करते हैं उनकी फीड में। तो अब जब हम ये पुश बेस्ड मॉडल की बात कर रहे हैं तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारी जो स्ट्रेटजीज थी फीड जनरेशन की, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में। देखिए, दो तरह की अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहला हो गया आपका पुश बेस्ड अप्रोच, जिसको आप फैन आउट ऑन राइट भी कहते हो, कि जैसे ही किसी यूजर ने पोस्ट डाला तो जितने भी लोग इस यूजर को फॉलो करते हैं उन सब की फीड में ऑटोमेटिकली ये पुश हो जाएगा कि ये नया पोस्ट आ गया है। ये इसलिए ताकि बहुत ही अच्छा और फास्ट एक्सपीरियंस रहे, कि जैसे यूजर ने ओपन किया अपना एप्लीकेशन उसको ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे ही दिख जाएंगे वो सारे पोस्ट उन लोगों के जिनको वो फॉलो करता है। और वो इसलिए दिख पा रहे हैं क्योंकि जैसे ही किसी ने पोस्ट किया था तो उसके फॉलोअर्स की यूजर फीड में हमने पुश कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी एक यूजर क्रिएट करता है पोस्ट, इट इज पुश्ड टू फॉलोअर्स फीड। फायदा इसका ये है कि फास्ट रीड हो जाएगा। जो आपकी होम फीड है वो पहले से ही प्री कंप्यूटेड है, तो आपको एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा और यूज़र को बहुत ही क्विकली दिख जाएंगे सारे पोस्ट जिन लोगों को वो फॉलो करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हाई राइट लोड है। अब मान लो किसी एक यूज़र के 100 मिलियन जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, तो मान लो जैसे ही उन्होंने कोई एक पोस्ट डाला तो आप 100 मिलियन रिक्वेस्ट खुद से ही क्रिएट कर रहे हो जो आप पुश कर रहे हो, तो इसके कारण आपकी जो सर्विसेज हैं वो खुद ही क्रैश आउट हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी एक कोई ऐसा केस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तब हम अप्रोच बी को फॉलो करते हैं जो कि है फैन आउट ऑन रीड, या फिर इसे कहेंगे पुल बेस्ड अप्रोच। अब इसका मतलब यही है कि जैसे यूजर ने अपनी एप्लीकेशन ओपन की, कुछ लोगों का डेटा तो उसके पास ऑलरेडी होगा जिनको वो फॉलो करता है और जो सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन जो लोग सेलिब्रिटी हैं उन लोगों का डेटा वो बेसिकली ओपन करने के बाद फेच करके लाएगा। अब ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा क्योंकि जो भी फेमस लोग हैं उनका जो पोस्ट है उनका डेटा आप कैश लेयर पे रख सकते हो क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रीड होने वाला है, तो आप वहाँ से उसे फेच कर सकते हो। पर मेन पॉइंट ये है कि हम इसमें पुल बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं कि जैसे अपनी एप्लीकेशन खोली तो जो भी लोगों को आप फॉलो करते हो अगर वो सेलिब्रिटी हैं तो उनका डेटा आप
उस टाइम पर लेके आओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने लिखा है जब यूजर ओपन करेगा ऐप वी फेच पोस्ट फ्रॉम पीपल दे फॉलो। अब यहाँ पे जब मैं पीपल बोल रहा हूँ ये सेलिब्रिटी है, मतलब जिनके फॉलोअर्स 10,000 से ज्यादा हैं, आप इस तरह से मान सकते हो। उन लोगों के लिए हम पुल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। अब फायदा क्या है? फायदा यही है कि आप बहुत ज्यादा राइट्स नहीं कर रहे। जैसे किसी यूजर के अगर 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो अगर उन्होंने पोस्ट क्रिएट किया तो अब हमने 100 मिलियन एक तरह से राइट रिक्वेस्ट नहीं डाल दी, अब ये नहीं करेंगे हम, तो इसलिए ये ज़्यादा राइट हैवी नहीं होगा। नुकसान क्या है कि स्लो हो जाएंगे थोड़े रीड्स की। जैसे इस यूज़र ने ओपन की इंस्टाग्राम तो उसी टाइम पे ही उसे इस इन्फ्लुएंसर का पोस्ट नहीं देखेगा, ये पैच करके लाएगा और उसके बाद ये विजिबल होगा। अब रियल टाइम में जो इंस्टाग्राम है वो हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करता है, वो बेसिकली पुश बेस्ड मॉडल यूज़ करता है। जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो लेस देन 10K हैं और जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो 10K से ज़्यादा हैं, उनके लिए हम पुल बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। तो हमारा हाइब्रिड अप्रोच है। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया क्योंकि अब हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, तो मुझे लगा कि आपको अब ये और ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। अब जो आपकी फीड सर्विस है, जैसे कि हमने ये ऊपर आर्किटेक्चर देखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो कंपोनेंट। सबसे पहले पोस्ट सर्विस से क्यों करती है? क्योंकि जैसे हमने पुश बेस्ड अप्रोच बताई, तो जैसे ही कोई यूजर एक नया पोस्ट क्रिएट करेगा तो पोस्ट सर्विस जो है वो काफका में इवेंट पुश कर देगी, जो आपकी फीड सर्विस लिसन करती रहेगी और उसके बेसिस पे पुश कर देगी पोस्ट जो भी उस यूजर को फॉलो करता है। तो इसलिए पोस्ट सर्विस के साथ इंटरेक्शन रहेगा वाया काफका। उसके अलावा फॉलोअर सर्विस के साथ भी आपका इंटरेक्शन है, क्योंकि आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप किसको किसको फॉलो करते हो और उसके अलावा आपको कौन कौन फॉलो करता है। आप जिनको फॉलो करते हो उनका डेटा आप यूज़र फीड में दिखाओगे और आपको जो फॉलो करते हैं उनकी फीड में आप पुश करोगे जब भी आप एक नया पोस्ट क्रिएट करोगे। अगेन ये सब चीज़ें हम काफका के थ्रू करेंगे। दो सर्विसेज आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही, ताकि डीकपलिंग रहे और आप इंडिपेंडेंटली माइक्रो सर्विसेज को स्केल कर पाओ। अब इसके अलावा इसे डेटाबेस के साथ भी इंटरेक्ट करना होगा। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है काफका का, जो हमने पहले भी चेक किया था। जैसे पोस्ट सर्विस के साथ फीड सर्विस का कैसे इंटरेक्शन होगा यूजिंग काफका, तो काफका का काफ़ी बड़ा रोल है हमारा जो डीकपलिंग करने के लिए, और इसी के थ्रू ही बेसिकली हम अपने माइक्रो सर्विसेज को स्केल कर सकते हैं और काफ़ी हाई लोड होने पे भी हम इसे मैनेज कर पाएंगे काफका के थ्रू। इसके अलावा हम कैश का भी काफ़ी यूज़ करेंगे फीड सर्विस में। हम यहाँ पे रेडिस कैश यूज़ करेंगे फॉर फास्ट रिट्रीवल ऑफ द यूज़र फीड। अब इसका अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाऊँ तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि मान लो यूज़र ए जो है वो फॉलो करता है बी और सी को। अब फ्लो क्या है कि मान लो बी ने क्रिएट किया एक नया पोस्ट, ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 बना देते हैं। ये हो गया आपका ए हो गया जी, ये हो गया आपके बी, और उसके अलावा एक और बना देता हूँ यहाँ पे सी, ठीक है। ये 3 हो गए। ए जो है वो फॉलो करता है बी और सी को। अब बी ने क्या किया है कि एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ और नीचे मैं उसके बी भी लिख देता हूँ, यानी कि पोस्ट क्रिएट किया गया है बी के थ्रू। तो अब होगा क्या कि जो आपकी पोस्ट सर्विस है वो ये पब्लिश कर देगी मैसेज काफका में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम ये काफका बना देते हैं, यहाँ पे इसका नाम के डाल देता हूँ मैं। तो ये पोस्ट सर्विस यहाँ पे पब्लिश कर देगी ये इवेंट या मैसेज काफका के अंदर। अब उसके बाद जो आपकी फीड वर्कर है वो लिसन करता रहेगा काफका को कंटिन्यूअसली, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना उसको वो लिसन कर रहा होगा। और अभी ये टॉपिक क्रिएट हो जाएगा कि जैसे कि न्यू पोस्ट क्रिएटेड, इस तरह का कोई टॉपिक क्रिएट हो जाएगा जिसको आप कंटिन्यूअसली लिसन कर रहे हो और इसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ है। अब उसके बाद वो पोस्ट को लेगा और सेंडर की इन्फो भी फेच कर लेगा। अब उसके बाद जो आपका फीड वर्कर है बेसिकली वो फेच करेगा कि कौन कौन लोग बी को फॉलो करते हैं। जैसे इस केस में ए फॉलो करता है बी को। अब जो सब लोग भी बी को फॉलो करते हैं उनके लिए ये बेसिकली पुश कर देगा, तो ये वाला पोस्ट ए के यूजर फीड में पुश हो जाएगा, है ना। वो कैसे होगा, ये वो पोस्ट कर देगा आईडी, जो भी इस पोस्ट की आईडी होगी डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफका का काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ पे चीज़ें हैंडल करने के लिए। तो ये था हमारा डिस्कशन फीड सर्विस के बारे में। चलिए अब इसके बाद डिस्कस करते हैं लाइक एंड कमेंट सर्विस के बारे में। तो जो लाइक सर्विस होगी उसका काम होगा कि किसी भी पोस्ट पे काउंट करना कितने लाइक्स हैं और उन्हें स्टोर करना। ऐसे ही कमेंट सर्विस का काम होगा हैंडल करना स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग कमेंट्स ऑन अ पोस्ट। अब अगर कोर एपीआईज की बात की जाए तो लाइक सर्विस में आपके पास होगा, जैसे पोस्ट किया आपने लाइक, मतलब किसी एक पोस्ट को आपने लाइक किया है,
डिलीट करना मतलब किसी को आपने लाइक किया हुआ था उसको वापस से आपने अनलाइक कर दिया। इसके अलावा लाइक का काउंट निकालना कि किसी पोस्ट पे कितना टोटल लाइक का काउंट है। उसके बाद हैज लाइक, जिससे आप चेक करोगे कि करंट यूजर ने इस पोस्ट को लाइक किया हुआ है या नहीं। इसी तरह से अगर अब हम कमेंट सर्विस की बात करें एपीआई के बारे में, तो सबसे पहला होगा कि आप पोस्ट कर सकते हो कमेंट किसी भी पोस्ट पे कि आपने ऐड कर दिया कोई कमेंट। उसके अलावा एक डिलीट कमेंट की एपीआई होगी कि जैसे मान लो आपने कोई कमेंट किया लेकिन आपको लगा कि वो सही नहीं है, आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए एपीआई होगी। और उसके अलावा एक और एपीआई होगी जहाँ पे आप सारे कमेंट्स एक पोस्ट के फेच करके ला सकते हो कि एक पोस्ट पे कितने कमेंट्स हुए हैं, क्या क्या कमेंट्स हुए हैं। अब एपीआई इसका चेक करने के बाद चलिए डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लाइक के बारे में बात करते हैं तो हमारा एक लाइक टेबल होगा जिसके अंदर पोस्ट आईडी होगी। पोस्ट आईडी ज़रूरी है क्योंकि किसी पोस्ट पे ही आप लाइक कर रहे हो, करेक्ट। उसके अलावा एक यूज़र आईडी होगी कि किसने लाइक किया है, और टाइम स्टैम्प होगा कि किस टाइम पे लाइक किया है। यहाँ पे प्राइमरी की बात की जाए तो आपकी कंपोजिट प्राइमरी की होगी जो कि पोस्ट आईडी और यूज़र आईडी का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि एक यूज़र एक बार ही किसी पोस्ट को लाइक कर सकता है। और डीबी क्वेरीज को फास्ट करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं। इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम की के बेसिस पे, जहाँ पे हमें फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा क्वेरी का। अगर आप इंडेक्सिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसके अलावा चीज़ों को फास्ट करने के लिए हम कैशिंग का काफ़ी यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रेडिस कैश यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लाइक का काउंट स्टोर कर देंगे। जैसे कि जो रेडिस है उसमें की वैल्यू स्ट्रक्चर होता है, तो हमने की दे दी लाइक काउंट और पोस्ट के बेसिस पे कि कौन सा पोस्ट आईडी है उस पे, और हमने उसकी वैल्यू बता दी ताकि आप इसे बहुत ही जल्दी फेच कर पाओ। इसी तरह अगर हम कमेंट टेबल की बात करें तो सबसे पहले कमेंट आईडी आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोई लाइक आईडी नहीं था, क्योंकि लाइक में सिर्फ आप लाइक करते हो, जबकि कमेंट में आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो जो कि अलग अलग होगा यूजर्स के बेसिस पे। तो एक कमेंट आईडी होना ज़रूरी है। और उसके अलावा कमेंट्स में एक और चीज़ होती है कि आप कमेंट में आगे और कमेंट भी कर सकते हो, तो उसमें आपको हायरार्की भी मेंटेन करके रखनी होगी कि कौन पेरेंट है। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि आप मल्टीपल रिप्लाईज कर सकते हो एक ही में। जैसे एक किसी ने कमेंट किया, उस पर किसी और ने कमेंट किया, और फिर आगे उस पर किसी और ने कमेंट किया। पर इंस्टाग्राम में जनरली एक लेयर ही अलाउड होती है कि एक कमेंट है तो उस पर आप रिप्लाई कर सकते हो। जो आपका रिप्लाई है उसके आगे आई डोंट थिंक रिप्लाई का रिप्लाई होता है, बट हाँ ऐसा सिस्टम बिल्कुल बनाया जा सकता है। पर अभी इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कमेंट आईडी है, उसके अलावा पोस्ट आईडी है। जैसे हमने लाइक टेबल में भी रखा था वैसे आपको कमेंट टेबल में रखना होगा, क्योंकि किसी पोस्ट पे ही आप कमेंट कर रहे हो। उसके अलावा यूज़र आईडी है कि किसने बेसिकली कमेंट किया है। उसके अलावा टेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो उसमें आप कुछ लिखते हो, तो वो जो चीज़ आप लिख रहे हो वो टेक्स्ट है जो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसके अलावा क्रिएटेड एट, मतलब किस टाइम पे आपने वो कमेंट किया था। अब इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे है जो कि है पेरेंट आईडी। जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई कमेंट है उसका एक रिप्लाई हो सकता है, तो वो सब रखने के लिए आप एक पेरेंट आईडी मेंटेन करके रख सकते हो कि रिप्लाईज के लिए, कि ये वाला कमेंट इसका रिप्लाई है तो ये पेरेंट हो गया। अब जैसे हमने इंडेक्सिंग की बात की थी यहाँ पे लाइक टेबल में, वैसे ही हम कमेंट टेबल पे भी इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो आपकी क्वेरीज है उनका फास्ट रिस्पॉन्स आए। अब चलिए डेटाबेस डिज़ाइन के बाद एक बार बेसिकली इंटरनल फ्लो चेक कर लेते हैं, जिसके साथ आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी। सबसे पहले लाइक के लिए कि जैसे मान लो यूज़र ने टैप किया लाइक बटन, तो क्या होगा कि आपकी एपीआई हिट होगी पोस्ट लाइक की। जो आपकी ऑथेंटिकेशन लेयर है वो बेसिकली वैलिडेट करेगी यूज़र को। अब ये कैसे करेगी? जनरली जब आप कोई एपीआई हिट करते हो तो उसके अंदर आप टोकन भी पास करते हो, जो कि ऑथेंटिकेशन टोकन की तरह काम करता है, जिसके बेसिस पे जो आपका सर्विस है वो ऑथेंटिकेट कर लेगी यूज़र को। अब लाइक सर्विस का क्या काम आएगा इसमें? सबसे पहले वो चेक करेगी कि क्या ये पोस्ट ऑलरेडी लाइक्ड तो नहीं है इस यूज़र के थ्रू, क्योंकि एक पोस्ट को एक यूज़र सिर्फ एक बार ही लाइक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये राइट कर देगी, बेसिकली उसमें डालेगी पोस्ट आईडी, यूज़र आईडी, और वो डेटाबेस में एंट्री कर देगी। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था पोस्ट आईडी, यूज़र आईडी, तो वो और टाइम जो है वो डाल देगी डेटाबेस में। अब उसके बाद क्या होगा कि जो आपका रेडिस था, क्योंकि वहाँ पे हम ये स्टोर कर रहे थे हर एक पोस्ट के लिए कि कितने लाइक्स हैं, तो वो उसको भी बेसिकली अपडेट कर देगी। अब इसके अलावा ये काफका के साथ इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि जैसे ही कोई आपकी पोस्ट को लाइक करता है तो जनरली आपको नोटिफिकेशन आता है। अब जो यूज़र को नोटिफाई करने का काम है वो लाइक सर्विस का नहीं है, तो लाइक सर्विस डायरेक्टली अगर इंटरेक्ट करेगी नोटिफिकेशन सर्विस से तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये लेटेंसी को इंक्रीज करेगी। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टाइट कपलिंग कर देगी, जो कि बहुत ख़राब हो जाएगा। हमने माइक्रो सर्विसेज बनाई हैं ताकि
ताकि हम अच्छे से उन्हें इंडिपेंडेंटली स्केल कर पाएँ। तो अगेन हम यहाँ पे फिर काफका का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपकी जो लाइक सर्विस है वो सेंड कर देगी काफका को इवेंट, जो कि रीड करेगी आपकी नोटिफिकेशन सर्विस और वो नोटिफाई कर देगी ओनर को कि आपको एक नया लाइक आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको एसिंक्रोनस की कैटेगरी में डाला है। इसी तरह से वो एसिंक वे में अपडेट कर सकती है फीड सर्विस की कैश को भी अगर वो रिक्वायर्ड हो तो इसके थ्रू होता क्या है कि आपकी जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम रहेगी। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि जो लाइक सर्विस का काम है वो बेसिकली इवेंचुअल कंसिस्टेंसी पे चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पोस्ट में मान लो 103 लाइक्स थे एक्चुअल में, पर आपने 100 दिखा दिए तो चल जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की, क्योंकि आप अवेलेबिलिटी मेंटेन करके रख रहे हो और उसके अलावा आप स्पीड पे भी फोकस कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो चल जाएगा लाइक के केस में, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अब इसी तरह से अगर इंटरनल फ्लो की बात करें कमेंट के लिए, तो जैसे यूजर ने सबमिट किया एक कमेंट, तो एपीआई होगी कॉल जो पोस्ट वाली है, उसमें सिमिलर वे में ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन होगी। फिर आपकी जो कमेंट सर्विस है उसका रोल आएगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले इंसर्ट कर देगा कमेंट डेटाबेस में। अब ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे चेक की थी ये यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एक यूज़र मल्टीपल कमेंट्स कर सकता है किसी पोस्ट पे। उसके अलावा जैसे हमने लाइक सर्विस में काफका को इवेंट पुश किया था, सिमिलर तरीके से हम काफका इवेंट पुश कर देंगे कमेंट सर्विस के लिए भी, जो नोटिफाई करेगा यूज़र को कि आपके पोस्ट पे एक नया कमेंट आ गया है। और जैसे कि हमने रेडिस को अपडेट किया था वैसे ही हम ऑप्शनली यहाँ पे भी रेडिस को अपडेट कर सकते हैं ताकि आप क्विकली और फास्टली चीज़ें देख पाओ। अब अगर यूआई की बात करें तो फ्रंट एंड बेसिकली एक और एपीआई कॉल कर सकता है जो गेट कमेंट्स की है, जहाँ पे किसी पोस्ट के लिए सारे के सारे कमेंट्स आप दिखा सकते हो यूज़र को। अब जब हम कैशिंग की बात कर रहे हैं तो आप कैशिंग में और भी लॉजिक्स लगा सकते हो, जैसे कोई कमेंट जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं आप उसको कैश करके रख सकते हो, या जैसे हमने यहाँ पे कैश किया है लाइक का काउंट, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आप क्विकली वो सब चीज़ें दिखा पाओ। अब जब भी हम स्केलिंग की बात करते हैं ना, कि मान लो आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा हो जाए, जैसे वो कमेंट के केस में हो सकता है कि बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि तो उसमें काफ़ी वायरल पोस्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी हो सकते हैं, तो आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो जब भी डेटाबेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप पार्टीशनिंग करने की सोचते हो, जिसमें एक शार्डिंग टेक्निक होती है जिसमें आप काइंड ऑफ पार्टीशन कर देते हो टेबल का अलग अलग। अब शार्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अगर आप और समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें हम अच्छे से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो स्केलिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करती है। अब इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने पोस्ट के केस में जो डेटाबेस था उसमें सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन दिया था, क्योंकि जैसे कोई पोस्ट है वो यूज़र उसे डिलीट कर सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम जनरली ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप डिलीट वापस भी कर लो, रीस्टोर कर लो, तो इसलिए उसके लिए हमने सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन रखा था, अगर आपको याद हो। मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर विजिबल हो तो मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ, पर मेन पॉइंट ये है कि हमने सॉफ्ट डिलीट का केस रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डिलीटेड रखा था हमने सॉफ्ट डिलीट के लिए, जैसे हमने ये पोस्ट का देखा था। सिमिलर वे में बेसिकली हम कमेंट के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कमेंट आप कई बार डिलीट तो करते ही हो, लेकिन आपको कई बार एप्लीकेशन एक ऑप्शन देती है कि आप वापस भी ले सकते हो, मतलब रीस्टोर कर सकते हो कमेंट। तो अगर आपको वैसा कुछ बिल्डअप करना है तो आप कमेंट के केस में बेसिकली सॉफ्ट डिलीट का ऑप्शन दे सकते हो, जैसे हमने पोस्ट टेबल के लिए रखा था। सॉफ्ट डिलीट कमेंट के केस में रखने का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप उसको बेसिकली ऑडिटिंग के केस में यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि किसी ने बहुत ही गलत कमेंट डाल दिया तो आप उसे रिव्यू करना चाहते हो, अगर किसी ने डिलीट कर दिया और आपने डेटाबेस में से उसी टाइम रिमूव कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो आपके पास वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तो आप सॉफ्ट डिलीट रख सकते हो ताकि उसको बाद में ऑडिटिंग के लिए यूज़ किया जा सके। अब जब वैसे हम कमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे केसेस आ सकते हैं, जैसे आप फ़िल्टरिंग लगा सकते हो कमेंट की, कि कोई जब कमेंट करता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिनको आप उसी टाइम पे डिटेक्ट कर पाओ और उन्हें ब्लॉक कर दो कि वो कोई कमेंट ना कर पाए। या इसके अलावा जैसे हमने कमेंट पे मल्टीपल रिप्लाईज़ की बात की, तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं कमेंट में, लेकिन इंटरव्यू में आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यूअर कौन से केस में इतना इंटरेस्टेड है। अगर वो जनरली यूज़र फीड की बात कर रहा है तो इतने डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर केस में। पर हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। अगर आप कमेंट्स के बारे में और जानना चाहो कि आपको लगे कि ये तो इंटरेस्टिंग है तो बताइएगा, आप कमेंट में कमेंट करिएगा, देखते हैं उसके लिए अलग से हम एक अलग वीडियो रखेंगे। अब अगर हम लाइक की बात करें तो आपने जनरली देखा होगा जब आप लाइक का काउंट दिखाते हो ना, तो वहाँ पे दिखाता है 3 यूज़र के नाम एंड फिर दिखा देता है 38 अदर्स।
है ना। तो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो है 3 यूज़र्स के नाम वो भी आप रेडिस में रख सकते हो ताकि आप फास्टली उसे एक्सेस कर पाओ कैश के थ्रू या आप उसे हर बार दिखा पाओ। तो अभी बेसिकली हमने ये डिस्कस किया लाइक एंड कमेंट सर्विस। अगर मैं आपको बिल्कुल टॉप पे दिखाऊं, जब हमने स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स हमारे लिखे थे कि हमने कौन से डिस्कस करने हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या अभी हमारा पेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये हमारा हाई लेवल कंपोनेंट्स थे जिसमें हमने यूज़र सर्विस डिस्कस कर ली है, पोस्ट सर्विस डिस्कस कर ली है, फीड सर्विस डिस्कस कर ली है, लाइक एंड कमेंट सर्विस डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम नोटिफिकेशन सर्विस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन सर्विस के बारे में। तो नोटिफिकेशन सर्विस का क्या क्या काम है? नोटिफिकेशन सर्विस का काम है नोटिफाई करना यूजर्स को अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। अब क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स? जैसे किसी ने आपका पोस्ट लाइक किया है, किसी ने आपको फॉलो किया है, किसी ने आपके पोस्ट पे कमेंट किया है या रिप्लाई किया है, या फिर कोई मार्केटिंग अपडेट्स आप बोल सकते हो जो इंस्टाग्राम आपको भेजना चाहता है। अब ये एक तरह से आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होगी कि नोटिफिकेशन सर्विस को क्या क्या करना चाहिए। अब अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये स्केल करना चाहिए मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए। ये सपोर्ट करनी चाहिए रियल टाइम पुश नोटिफिकेशंस, इन ऐप अलर्ट्स, ईमेल्स, ताकि आप नियर रियल टाइम में यूजर्स को नोटिफाई कर पाओ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोटिफिकेशन डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये यूजर्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती हैं। अब अगर मेजर कंपोनेंट्स देखें हम नोटिफिकेशन सर्विस के, तो वो होंगे सबसे पहला आपका इवेंट प्रोड्यूसर, जो भी कोई इवेंट को प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि पोस्ट सर्विस, लाइक सर्विस, मतलब जैसे किसी ने आपके पोस्ट पे लाइक किया है तो एक तरह से इवेंट प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा जो सेकंड आपका मेजर कंपोनेंट है वो है काफका, क्योंकि आप देख रहे हो हम इस डिज़ाइन में दो सर्विसेज के बीच में डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं कर रहे, हम उस टाइट कपलिंग को अवॉइड करने के लिए काफका का यूज कर रहे हैं। अब इसके अलावा हमें चाहिए होगा नोटिफिकेशन प्रोसेसर सर्विस, और हमें चाहिए होगा डेटाबेस और कैश भी रिक्वायर्ड होगी, जिसमें हम स्टोर करेंगे नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजर। अब नोटिफिकेशन आपको भेजनी तो है, पर उसके लिए आपको चैनल्स भी पता होने चाहिए कि क्या क्या डिलीवरी चैनल है, जैसे कि पुश नोटिफिकेशन है, आपको ईमेल भेजना है, या फिर इन ऐप नोटिफिकेशन है। इसके अलावा नोटिफिकेशन प्रेफरेंस मैनेजर भी होगा, जिसमें यूजर अपनी सेटिंग्स खुद से डिसाइड कर सकता है और उसके बेसिस पे आप यूजर को नोटिफाई करोगे। अब चलिए इसे यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे लाइक सर्विस है, फॉलो सर्विस है, कमेंट सर्विस है, ये आपके बेसिक इवेंट प्रोड्यूसर्स हो गए कि मान लो किसी ने आपके पोस्ट पे लाइक किया, या आपको किसी ने फॉलो कर लिया, या फिर किसी ने आपके पोस्ट पे कमेंट कर दिया, या फिर आपके कमेंट पे रिप्लाई कर दिया। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, ये सारी सर्विसेज बेसिकली एमिट करेंगी इवेंट काफका के अंदर, और उसका कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होगा। अब जो हमारी नोटिफिकेशन प्रोसेसर सर्विस है, जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट बताया है, वो बेसिकली इन सब इवेंट्स को लिसन करेगी कि जैसे ही किसी ने मान लो आपकी पोस्ट पे लाइक किया, तो लाइक सर्विस ने एक एमिट कर दी इवेंट काफका में, वो ऐड कर दी, और वो टॉपिक को बेसिकली आपकी नोटिफिकेशन प्रोसेसर सर्विस लिसन कर रही है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पोस्ट पे किसी का लाइक आया है। अब इसके बाद होंगे दो काम। सबसे पहले जो है आपका नोटिफिकेशन डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी, जो कि यूजफुल है इन ऐप नोटिफिकेशंस के लिए, और उसके अलावा आपके पास होंगे डिलीवरी वर्कर्स, जो बेसिकली आपके पुश या फिर ईमेल सर्विसेज की नोटिफिकेशंस के लिए काम करेंगे। अब चलिए इस फ्लो को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक यूज़र ए है, उसने लाइक किया यूज़र बी के पोस्ट को, तो आपकी जो लाइक सर्विस है वो इंसर्ट कर देगी लाइक को डेटाबेस में। इसके अलावा जो आपकी लाइक सर्विस है वो काफका में एक मैसेज ऐड कर देगी। वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने इवेंट का टाइप दे दिया लाइक, कि लाइक टाइप का इवेंट है। अब इसमें आईडी दे दी कि यूज़र ए ने लाइक किया है, ठीक है, और किसका पोस्ट किया है, यूजर बी का, और हमने पोस्ट आईडी भी बता दी कि जैसे पोस्ट 1 2 3 उसकी आईडी थी, और टाइम स्टैम्प बता दिया। इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कौन से यूजर के कौन से पोस्ट पे किसने लाइक किया और किस टाइम पे किया, ये सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन सर्विस है वो बेसिकली काफका के इस इवेंट को लिसन कर रहा होगा, तो उसे ये मैसेज मिल जाएगा। तो अब उसके बाद वो क्या करेगा, वो बेसिकली सबसे पहले वैलिडेट करेगा डेटा को, फिर वो चेक करेगा कि जिस यूजर के पोस्ट पे लाइक हुआ है यानी कि बी, क्या वो चाहता भी है नोटिफिकेशंस, वो पता लगेगा यूजर प्रेफरेंस से। फिर उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन प्रोसेसर सर्विस बेसिकली सेव करेगी नोटिफिकेशन को डेटाबेस में या फिर रेडिस कैश में। अब उसके बाद ये एसिंग मैसेज भेजेगा इन ऐप नोटिफिकेशन सिस्टम के लिए और पुश नोटिफिकेशंस के लिए। अब ये सब डिपेंड भी करेगा आपकी यूजर प्रेफरेंसेस के लिए, जो कुछ अलाउड होगा उसके बेसिस पे आप वो सब चीजें परफॉर्म करोगे। अब चलिए इसके साथ नोटिफिकेशन सर्विस की कुछ कोर एपीआईज को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी एक एपीआई होगी जहाँ पे गेट नोटिफिकेशंस, मतलब आप
फेच कर सकते हो इन ऐप नोटिफिकेशन फॉर लॉग्ड इन यूज़र, जो कि हमने यहाँ पे बात की। इन ऐप नोटिफिकेशन हम भेज सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास गेट नोटिफिकेशन है। तो बेसिकली आप एप्लीकेशन से ये एपीआई को कॉल कर सकते हो और ला सकते हो जो जो नोटिफिकेशंस है, और फिर आप ऐप के अंदर ही उसे दिखा सकते हो, जिसे हम इन ऐप नोटिफिकेशंस बोलते हैं। अब जो पुश नोटिफिकेशंस हैं उनके लिए यहाँ पे ऐसी कोई एपीआई की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली सेंड होती हैं जैसे अलग अलग मैकेनिज्म, जैसे कि फायरबेस को यूज करके या फिर अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू होती है, पर उन्हें फ्रंट एंड के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल नोटिफिकेशन एक ब्रॉड टॉपिक है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। मैं इसके लिए एक डिटेल्ड अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कि पुश नोटिफिकेशंस कैसे सेंड होती हैं और बाकी भी सारी डिटेल्स। खैर, एपीआईज पे वापस आते हुए, इसके अलावा आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस और गेट प्रेफरेंस करके भी एपीआई होंगी, जिसके थ्रू यूजर अपनी जो प्रेफरेंसेस है नोटिफिकेशन के रिलेटेड उन्हें फेच कर सकता है और उन्हें अपडेट भी कर सकता है। अब यहाँ पे फेच वाली भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यूआई पे आपको यूज़र नोटिफिकेशंस करंट दिखानी होंगी, तभी वो उसे अपडेट कर पाएगा। अब इसके बाद चलिए हम टेबल की बात करते हैं। हमारा जो नोटिफिकेशन के डेटाबेस में जो हमने टेबल रखा होगा उसमें क्या क्या कॉलम्स होंगे। सबसे पहले हर एक नोटिफिकेशन की एक आईडी होगी, तभी आप हर एक नोटिफिकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो उसका टाइप होगा यूयूआईडी। उसके अलावा यूज़र आईडी भी होगा कि किस यूज़र को आपने भेजना है। उसके अलावा हम एक और आईडी मेंटेन करेंगे कि किस यूज़र ने लाइक किया, फॉलो किया या कमेंट किया, जिसके कारण आपको ये नोटिफिकेशन मिल रही है। तो ये बेसिकली वो हैं जिनके थ्रू ये इवेंट ट्रिगर हुआ है। इसके बाद हम एक टाइप रखेंगे कि किस टाइप की नोटिफिकेशन है, जैसे कि लाइक है, कमेंट है, फॉलो है, तो वो टाइप बता रहा है। इसके बाद आता है पोस्ट आईडी कि कौन से पोस्ट पे लाइक कमेंट आया है। ये ऑप्शनल इसलिए क्योंकि फॉलो के केस में पोस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो जैसे अगर आपका लाइक है या कमेंट है, उसके केस में आप पोस्ट आईडी भी मेंशन कर दोगे। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट है जो आप एक्चुअली यूजर को दिखाना चाहते हो, जैसे कि यूजर एक्स ने आपकी फोटो को लाइक किया, तो जो भी आप दिखाना चाहते हो वो टेक्स्ट यहाँ पे होगा। फिर क्रिएटेड एट जो कि टाइम स्टैम्प होगा, और इसके अलावा आप रीड स्टेटस भी रख सकते हो जो बुलियन होगा, जो आप रखोगे इन ऐप नोटिफिकेशंस के लिए कि क्या यूजर ने उसे देख लिया या इग्नोर कर दिया। अब क्वेरीज के फास्ट रिट्रीवल के लिए हम इंडेक्सिंग लगा सकते हैं और हम कैशिंग भी यूज कर सकते हैं, ताकि हम फास्टली डिलीवर कर पाएं चीज़ें। अब जैसे हमने नोटिफिकेशन टेबल की बात की, वैसे ही हम प्रेफरेंस टेबल की भी बात कर सकते हैं, जो बेसिकली आपको बताएगा कि यूज़र की प्रेफरेंस क्या है। जैसे कि यूज़र आईडी कौन सा यूज़र है, उसके बाद उनकी प्रेफरेंस क्या है कि क्या उन्हें नोटिफाई करना है लाइक पे, फॉलो पे, कमेंट पे। तो हर एक के लिए आप अलग अलग रख सकते हो। जैसे मान लो कि उन्होंने कहा है कि फॉलो पे मुझे नोटिफाई मत करो, तो मान लो यूज़र बी को किसी नए बंदे ने फॉलो किया है, तो आप उसके लिए यूज़र बी को नोटिफाई नहीं करोगे। सिर्फ लाइक और कमेंट के केस में आप यूज़र बी को नोटिफाई करोगे। तो ये प्रेफरेंस भी आपकी डेटाबेस में होंगी। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस की बात की, इसी तरह से आप कैश भी यूज़ कर सकते हो। रेडिस कैश हम यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, जैसे कि आप हर एक यूज़र के लिए मोस्ट रीसेंट नोटिफिकेशंस को कैश करके रख सकते हो, जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। इसके अलावा हम रेट लिमिटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन सर्विस में, ताकि हम स्पैम ना करें यूज़र्स को। क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि अगर कोई एप्लीकेशन आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजती जाती है, तो ये यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा इरीटेटिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हम रेट लिमिटिंग का यूज़ कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा नोटिफिकेशन सर्विस का डिस्कशन पूरा हुआ और हमने सारी की सारी माइक्रो सर्विसेज चेक कर ली हैं, जो कि हमारे मेजर कंपोनेंट्स थे इंस्टाग्राम डिज़ाइन करने के लिए। अब इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड है आपके इंस्टाग्राम ओवरऑल एज अ सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम कर पाए। एक एक करके उनके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहला है CDN, जिसे हम कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो उसमें से सबसे पहला है आपका CDN, जिसे हम कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब CDN एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में आप डिटेल में और जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं एक इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बट इस वीडियो में हम इसे इंस्टाग्राम के पर्सपेक्टिव से देख लेंगे कि क्या क्या फ़ायदा है इसका। तो जनरली आपका जो CDN है वो यूज़ होता है सर्व करने के लिए आपका स्टैटिक कंटेंट, जैसे इमेजेस, वीडियोस या फिर कोई JS CSS फाइल्स। ये जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसका फ़ायदा ये है कि आप नियरेस्ट आपके जो CDN अवेलेबल होगा वहीं से आप फेच करके ले आओगे आपका स्टैटिक कंटेंट। ये बेसिकली एक तरह से कैश लेयर की तरह ही काम करेगा, पर ये यूज़ होता है स्टैटिक कंटेंट के लिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि इससे लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है। अब इंस्टाग्राम के केस में हमें CDN रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि जो भी आप पोस्ट डालते हो उसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो सारा स्टैटिक कॉन्टेंट है, तो उसके लिए CDN बहुत ही बढ़िया है। अब हो सकता है आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा हो कि हमने पहले कहा था कि जो हमारा स्टैटिक कॉन्टेंट है जैसे इमेजेस, वीडियोज़, वो S3 में जाकर स्टोर होगा, और अब हम CDN की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो CDN ना हो,
तो क्या होगा कि सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो S3 के पास जाएंगी, जिससे S3 पे लोड भी बढ़ेगा और वो थोड़ी स्लो भी होंगी फैच करने में। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि जो आपका S3 प्रेजेंट होगा वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, जैसे मान लो वो USA में है और अगर आपने इंडिया से रिक्वेस्ट किया तो आप सोच सकते हो कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है और उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपकी जो इमेज है उसे लोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहीं पर रोल आता है CDN का। एक्चुअली आप स्टोर तो सारा डेटा S3 में ही करते हो, लेकिन एक तरह से कैशिंग जो है आप उसके लिए आप CDN यूज़ कर लेते हो। अब CDN जो आपकी अवेलेबल होगी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रीजन्स में होगी, तो जहाँ से भी API रिक्वेस्ट जाएगी तो उसका जो नियरेस्ट CDN है वहाँ से वो स्टैटिक मीडिया के कंटेंट को फेच करके ले आएगा। अब अगर तो CDN में वो डेटा प्रेजेंट हुआ तो वहीं से आ जाएगा, और अगर वहाँ पे वो ना प्रेजेंट हुआ तो ऑफ कोर्स फिर आपको S3 से ही लेके आना होगा डेटा, और उसके अलावा आप वो CDN में सेव भी कर दोगे ताकि अगली बार के लिए आप यहीं से ही डेटा सेंड कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि इंस्टाग्राम क्या क्या स्टोर करता है CDN में। ये स्टोर करता है यूजर प्रोफाइल इमेजेस, पोस्ट में जो इमेजेस हो गई, आपके वीडियोस हो गई वो सब, थंबनेल्स, स्टोरीज, रील्स, वीडियो सेगमेंट्स। आप देख सकते हो कि काफ़ी मेजर कंटेंट जो है आपका जिसमें आता है आपका इमेजेस, वीडियोस, वो सारा आप CDN के थ्रू सर्व करवा सकते हो। तो चलिए अब हम फ्लो चेक करते हैं कि जैसे मान लो कि यूज़र ने एक पोस्ट को ओपन किया। अब क्योंकि आपको याद होगा कि जो हम डेटाबेस में है कंप्लीट इमेज या वीडियो स्टोर नहीं करते, हम सिर्फ उसका URL सेव करके रखते हैं। तो मान लो कि आपके इमेज का URL कुछ इस तरह से है। अब बेसिकली आप इस URL के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप इमेज है वो आप फेच करने की कोशिश करोगे नियरेस्ट CDN नोड से। अब अगर तो आपके नियरेस्ट CDN में ये अवेलेबल हुआ तो वहीं से ये सर्व हो जाएगा डायरेक्टली, जो कि काफ़ी फास्ट होगा। पर इन केस अगर वो नहीं हुआ तो बेसिकली आप S3 से वो लेके आओगे और उसके बाद आप वो कैश कर लोगे ताकि अगली बार आप इसे CDN से रिटर्न कर पाओ। तो बेसिकली CDN आपकी लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। अब CDN तो आपका यूज़ हो गया स्टैटिक कंटेंट के लिए, जैसे इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए। पर अगर इनके अलावा बाकी चीज़ों की बात की जाए तो आती है आपके काम कैशिंग लेयर। कैशिंग का हमने काफ़ी बार बोला है इस वीडियो में, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कैशिंग में बेसिकली आप स्टोर करते हो जो आपका फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है, उसे हम टेम्परेरीली स्टोर कर देते हैं फास्ट एक्सेस स्टोरेज जैसे रैम में, SSD में, ताकि फ्यूचर रिक्वेस्ट को आप यहीं से सर्व कर पाओ और वो बहुत फास्ट होंगी। अब कैशिंग कहाँ यूज़ होती है इंस्टाग्राम में, जैसे आपका फीड पोस्ट हो गए पर यूज़र, उसके लिए आप रेडिस कैश यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं कि रेडिस में बेसिकली आपका की वैल्यू पेयर होता है, तो आप किस तरह से उसे सेव कर सकते हो। इसी तरह से प्रोफाइल का डेटा हो गया, या फिर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, सेशन इन्फो हो गया, रेट लिमिटिंग हो गया, पोस्ट मेटा डेटा हो गया, वो सब चीज़ें आप कैश में रख सकते हो ताकि आपको हर बार डेटाबेस पे रिक्वेस्ट ना मारनी पड़े, आप डायरेक्टली यहीं से रिटर्न कर पाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिस में हमने कोई भी स्टैटिक मीडिया जैसे इमेजेस, वीडियोस का कंटेंट नहीं रखा, उसके लिए हमारे पास CDN है और बाकी चीज़ों के लिए हमारे पास कैशिंग लेयर है। अगर आप इन दोनों का डिटेल में कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट करो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए एक बार कैशिंग का भी एग्जांपल फ्लो के साथ देख लेते हैं कि जैसे कि यूज़र जो है फेच करता है फीड को, ठीक है। तो क्लाइंट करेगा रिक्वेस्ट गेट फीड API की। सबसे पहले बैकएंड आपका चेक कर लेगा रेडिस कैश को, ठीक है, कि इस यूज़र के लिए आपको यूज़र फीड चाहिए। अगर रेडिस में ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ डेटा तो वहीं से रिटर्न कर देगा, अगर मिस हुआ तो वो डेटाबेस के पास जाएगा और वहाँ से आपको रिटर्न करके लाएगा डेटा, और उसके साथ साथ वो अपने कैश में भी रख लेगा ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप उसे कॉल करो तो आपको डेटाबेस से ना लाना पड़े। तो बेसिकली कैशिंग आप इसलिए यूज़ कर रहे हो कि आपको डेटाबेस के पास जाना ही ना पड़े, आप डायरेक्टली जल्दी से वो उसका रिस्पॉन्स दे पाओ। ऑफकोर्स आपको इस कैशिंग की टाइम लिमिट रखनी पड़ेगी, एक्सपायरी रखनी होगी ताकि आप कुछ टाइम बाद फ्रेश डेटा दिखा पाओ। तो उसके लिए आती है आपके पास कैश एक्सपायरी एंड इनवैलिडेशन। TTL का मतलब होता है टाइम टू लिव। अब TTL के अलावा आप खुद से भी मैन्युअली इनवैलिडेट भी कर सकते हो कैश को। तो कैशिंग के लिए आप रेडिस यूज कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ही फास्ट होती है। अब जैसे यहाँ पे हमने CDN और कैश लेयर की बात की, इनके साथ साथ एक और जो मेजर कंपोनेंट है वो है लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात की जाए तो लोड बैलेंसर तो रिक्वायर्ड है ही, उसके बिना चलेगा ही नहीं काम। तो चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक बार चेक करते हैं कि फ्लो क्या होगा। कि मान लो जैसे यूज़र ने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन खोली तो क्या होगा। सबसे पहले आता है आपका DNS। अब अगर आप DNS को जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो जहाँ पे हमने डिटेल में बात की है कि DNS क्या होता है, उसका क्या यूज़ है। खैर वापस आते हुए DNS से आपके पास जाएगा लोड बैलेंसर पे, जो कि राउट कर देगा यूज़र को उसके नियरेस्ट
सर्वर के पास। तो बेसिकली लोड बैलेंसर से जाएंगे हम ऐप सर्वर पे, जो कि हमारे केस में होगा फीड एपीआई, क्योंकि हम इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं तो आपकी यूजर फीड विजिबल होनी चाहिए। तो फीड एपीआई क्या करेगी, सबसे पहले कैशिंग लेयर पे ही चेक करेगी, यानी कि रेडिस पे चेक करेगी कि क्या डेटा अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपको कैश से ही डेटा मिल जाए तो वो बहुत ही क्विक होगा, तो आपकी लेटेंसी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपको रेडिस में डेटा मिल गया तो वहीं से आप रिटर्न कर दो, लेकिन अगर आपको डेटा वहाँ से नहीं मिला तो बेसिकली आपको डेटाबेस में कॉल करनी पड़ेगी, वहाँ से आप डेटा लेके आओगे और फिर वही डेटा आप कैश में भी डाल दोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप डायरेक्टली कैश से ही रिटर्न कर पाओ। और ऑफ कोर्स उसके साथ टीटीएल भी होगा, ताकि कुछ टाइम लिमिट में सेम डेटा आप दिखा पाओ। अब आपको डेटा तो मिल गया, लेकिन पोस्ट में हो सकता है इमेजेस हों, वीडियोस हों, क्योंकि इंस्टाग्राम में तो सब इमेजेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, करेक्ट। तो उनके आपको सिर्फ यूआरएल मिलेंगे, क्योंकि डेटाबेस में हम कंप्लीट इमेज या वीडियो तो स्टोर कर नहीं रहे थे, तो आपको यूआरएल मिल गए। तो आप क्या करोगे, अब आपको वो इमेजेस चाहिए होंगे यूआरएल से, तो आप वो फेच करोगे सीडीएन से। तो सबसे पहले आप सीडीएन में ट्राई मारोगे कि वहाँ से आपको इमेज मिल जाए। तो अगर तो आपको वहीं से मिल गई तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत क्विकली आपको मिल जाएगा। अगर वो वहाँ से नहीं मिली, जिसका मतलब है कि वो मिस हुआ, तो फिर आपको वो Amazon S3 में से इमेज लेके आनी होगी। आप वो इमेज तो ले ही आओगे, यूज़र को दे दोगे, उसके साथ साथ आप उसको CDN में भी डाल दोगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो इमेज रिक्वायर्ड हो तो वो डायरेक्टली CDN से आ पाए, जिससे आपकी लेटेंसी काफ़ी डिक्रीज होगी। तो ये बेसिक फ्लो जिसके थ्रू हमने काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स एक ही एग्जाम्पल में कवर कर लिए। तो चलिए इसके बाद हम एक बार डेटाबेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने डेटाबेस काफ़ी बार बोला है, लेकिन एक बार देख भी लेते हैं कौन सा डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम SQL डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम PostgreSQL यूज़ कर रहे हैं। अब क्यों, क्योंकि SQL की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको बेनिफिट देंगी, जैसे एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी। अब एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, अगर वो जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाओ। बेसिकली अगर आपका जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है तो उसके लिए SQL बहुत सही है। तो आपका यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मोस्टली स्ट्रक्चर्ड सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, तो उसके लिए SQL बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे यूज़र प्रोफाइल के बारे में, जैसे आपकी आईडी, नेम, बायो, ईमेल, फॉलोज और फॉलोअर्स के रिलेशनशिप के बारे में, और इसके अलावा पोस्ट के रिलेटेड कोई आपका मेटा डेटा हुआ, जैसे आईडी हुआ, कैप्शन हुआ, ऑनर कौन है, टाइम स्टैम्प क्या है, कमेंट्स, लाइक्स, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आप SQL डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता जाएगा तो आपको पार्टीशनिंग करनी होगी, उसके लिए आप शार्डिंग यूज़ कर सकते हो, जो बेस्ड ऑन यूज़र आईडी हो सकती है। अब इसके अलावा कुछ और केसेस के लिए आप NoSQL डेटाबेस का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कैसेंड्रा बोला है, जो कि NoSQL टाइप ऑफ डेटाबेस है। अब जो आपका NoSQL होता है वो जनरली आप यूज़ करते हो जब आपको एसिड प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए हो, जैसे कि आपकी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चल जाएगी, तो उस केस में आप NoSQL यूज कर सकते हो। पर इसका फायदा ये होता है कि हॉरिजॉन्टली बहुत बढ़िया स्केल करता है, और ये राइट हैवी सिस्टम के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, जैसे आपके केस में जो फीड्स हैं और आपका जो लाइक्स हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, यूज़र की फीड जो टाइमलाइन है वो हम स्टोर करेंगे, लाइक का काउंट करेंगे, कमेंट काउंट करेंगे। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो लाइक का काउंट है या जो टाइमलाइन है वो इवेंचुअल कंसिस्टेंट हो तो चल जाएगा, कि जैसे मान लो कि 105 की जगह 103 लाइक्स दिखा दोगे तो चल जाएगा। या फिर जिसको आप फॉलो करते हो उसने कोई पोस्ट डाला, वो आपको अभी के अभी दिखने की जगह मान लो 10-20 सेकंड के बाद भी दिख जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि आपको कौन सा पता है किसने पोस्ट डाला है। तो ये मतलब नॉर्मली चल जाते हैं। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज फाइन इन दीज केसेस, तो उसमें आप NoSQL DB यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको एनालिटिक्स के लिए कुछ डेटा करना है, मैट्रिक्स बनाना है, तो उस सब के लिए भी NoSQL बढ़िया रहेगा। खैर, SQL वर्सेस NoSQL और कौन सा डेटाबेस कब यूज करना है, ये काफी ब्रॉड टॉपिक है। उसके लिए अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल से समझेंगे कब कौन से वाला डेटाबेस यूज़ करना है। अब ये तो हो गई हमारे डेटाबेस की बात कि ये दो डेटाबेसेस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डिफरेंट सर्विसेज है, तो अलग अलग डेटाबेस यूज़ करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। पर इसके अलावा एक बार हम देख लेते हैं सर्च के लिए। देखिए, सर्चिंग के लिए मोस्टली आपका इलास्टिक सर्च ही यूज़ होता है, जो कि बहुत ही फेमस काइंड ऑफ मॉडल है, जो कि बेसिकली यूज होता है आपकी टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग कैपेबिलिटीज के लिए। क्यों ये यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, फ्लेक्सिबल सर्च क्वेरीज हैं, जिसमें आपको ऑटो कंप्लीट, फजी मैच, फिल्टर्स ये सब मिल जाता है। क्योंकि जब भी यूजर सर्च करता है तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर उसे चाहिए होता है ऑटो कंप्लीट। उन सब चीज़ों के लिए इलास्टिक सर्च काफ़ी बढ़िया होता है। अब ये क्या क्या स्टोर करता है, देखिए, यूजर नेम, हैश टैग्स,
पोस्ट कैप्शंस, लोकेशंस, काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करता है। इसके अंदर हम इंडेक्सिंग टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी फेमस है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने टाइप किया विराट सर्च बार में और इलास्टिक सर्च फेच करके ले आया यूज़र प्रोफाइल्स, पोस्ट और हैश टैग रिलेटेड टू विराट। ये आपने देखा होगा जब भी आप इंस्टाग्राम में कुछ सर्च करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, अकाउंट्स आ जाते हैं डिफरेंट या पोस्ट आ जाते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, हैशटैग्स भी आपके पास आ जाती हैं। तो वो इलास्टिक सर्च का कमाल है। तो इसी के साथ हमने कर दिया है इंस्टाग्राम का पूरा डिज़ाइन। क्या बात है, बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, देखिए इतना सब कुछ हमने कवर किया है तो ऐसा तो होगा ही नहीं आपके माइंड में कोई डाउट आया ही ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, उस पर हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं अगर कोई ब्रॉड टॉपिक हुआ तो। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमने क्या क्या कवर किया है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कवर की हैं तो बताना तो बनता है कि क्या क्या किया है। देखो स्क्रॉल करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। देखिए हमने यूज़र सर्विस के बारे में डिस्कस किया था, पोस्ट सर्विस के बारे में डिस्कस किया, फीड सर्विस के बारे में किया, लाइक कमेंट सर्विस के बारे में किया, नोटिफिकेशन सर्विस के बारे में किया, सीडीएन किया, कैशिंग के बारे में, लोड बैलेंसर, ये वीडियो और डेटाबेस का भी थोड़ा सा ब्रीफ लिया। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जिसके थ्रू हम पूरा इंस्टाग्राम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। अभी ये भी सिर्फ आपने यूज़र फीड के लिए किया, क्योंकि बहुत सारे और फीचर्स भी होते हैं, जैसे आप रील्स या शॉर्ट्स देखते हो या फिर आप मैसेज करते हो, वो सब अलग चीज़ें हैं, वो हम एक ही बार में सब कवर नहीं कर पाएंगे। और इंटरव्यू में भी जनरली आपको सब कुछ एक साथ नहीं पूछा जाता, आपको एक बेसिक फीचर बनाना होता है, उसके बारे में ही आपको डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम के यूज़र फीड के बारे में डिस्कस किया और उसका हमने पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली हों। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। ऑलराइट देन, दिस इज़ मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।